एक्चुअल में वो लिस्ट बहुत लंबी है, 80 प्लस जा चुकी है वो। तो उसमें जैसे अगर प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाइड हो भी जाता तो मेंस के लिए मेरे को सिर्फ 1 महीने मिलता प्रिपरेशन के लिए। पेपर के बीच के गैप में ना ये नहीं सोचना कि पेपर पहले वाले पेपर में क्या हुआ है। नमस्कार, मुझे ज़ेरोधा कंपनी के CEO नितिन कामत की एक बात याद आती है जो मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में देखा था। उन्होंने कहा था, देयर इज़ नो सच थिंग एज हार्ड वर्क। मतलब कि हार्ड वर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उन्होंने जो शब्द कहे थे उसे मैं सामान्य भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जितना काम करना होता है एक्चुअली में उतना काम आपको करना होगा। ये आपका दिमाग है जो उस काम को हार्ड शब्द से जोड़ देता है। मतलब अगर किसी सक्सेस के लिए आपको जो काम करना है आपको उतना काम करना ही है। ये आपका दिमाग है, उसे हार्ड बनाता है और उसको आसान बनाता है। आज के इस एपिसोड में हमारे पास जो सेलेक्टेड ऑफिसर हैं उनकी जर्नी या कहें कि प्रिपरेशन का तरीका ऑर्थोडॉक्स हार्ड वर्क जो आप कहते हैं वैसा नहीं है। आप इस पॉडकास्ट में ऐसे कई चीज़ें सुनेंगे जो आपके दिमाग को झकझोर देगी कि कोई इंसान पढ़ते हुए भी ये सारी चीज़ें कर सकता है, या मैं इसको अगर सही शब्द में कहूँ तो कोई इंसान इन सब चीज़ों को करते हुए पढ़ सकता है और पेपर निकाल सकता है। तो इनके लिए CGPSC को निकालना और उसको निकालने के लिए तैयारी करना वॉज नॉट काइंड ऑफ हार्ड वर्क। कैसे हुआ आप इनसे पूछ लीजिए सारे एनिमे मूवीज़ के बारे में, चाहे वो ड्रैगन बॉल हो, ब्लीच हो, वन पीस हो, नारुतो हो। एक्चुअली इतने सीरीज़ हैं जिसमें का अगर आप कहेंगे इनसे सिलेबस कंप्लीट हो गया तो ये कहेंगे हाँ सारे एनिमे का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ऐसे इनके कुछ आएंगे और उन सबको करते हुए CGPSC की तैयारी की। CGPSC की तैयारी करते हुए CGPSC 2023 में इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट लिया है और इनका नाम है निखिल सिंह राजपूत। वेलकम सर, आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जो मैंने आपके बारे में कहा इसमें मैं कुछ 19-20 था या मैं बिल्कुल सही था? नहीं सर, बिल्कुल 19-20 नहीं थे आप। बस 4 का नाम लिए आप। एक्चुअल में वो लिस्ट बहुत लंबी है, 80 प्लस जा चुकी है वो। और 80 प्लस एनीमे आपने देख चुके हैं, राइट? प्लस 60 प्लस मूवी। वाह। तो मैं जो 19-20 हुआ है, क्या हम इसको एक पूरे अपना आप अपना एक इंट्रोडक्शन अगर स्टूडेंट्स को दें तो वो क्या होगा प्लीज़? सबसे पहले तो मेरा नाम निखिल सिंह राजपूत है। मैंने CGPSC 2023 क्वालिफाइड किया है। 44th रैंक मेरी आई थी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की पोस्ट मेरे को मिली है। जर्नी की शुरुआत में मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो सरस्वती शिशु मंदिर तखतपुर से कंप्लीट किया है। उसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से मैंने कंप्यूटर साइंस में BSc ऑनर्स कंप्लीट की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MA हिस्ट्री किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने 2020 के लास्ट से CGPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिसमें मेरे को लगभग 4 साल लगे और 4th अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये 4th अटैम्प्ट की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई थी, कौन से ईयर से? ये स्टार्ट हुआ था 2020 के लास्ट से, स्पेसिफिकली याद करूँ तो नवंबर से। उस टाइम पे मेरे बड़े भैया अंकित सिंह राजपूत जो वर्तमान में नायब तहसीलदार है जी, वो CGPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनका मेंस होने वाला था तो वो तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली मेरी लगभग पढ़ाई हो गई है और ऐसे मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि तेरे को पढ़ाता हूँ मैं। देखते हैं तेरे को समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन मेरी इससे प्रिपरेशन हो जाएगी करके। तो मैंने उनको ओके कहा था और उन्होंने ये कहा था कि मेरे को इंडियन पोर्शन में थोड़ा सा हेल्प करना करके। तो फिर मैंने उनकी इंडियन पोर्शन में हेल्प करी और उन्होंने मेरे को पूरा छत्तीसगढ़ CGPSC का जितना भी सिलेबस था वो उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो 2020 जो 21 का जो पेपर 21 में जो पेपर हुआ था उसका हम तीनों ने साथ में प्रिपरेशन किया, मेरे भैया ने, मेरी बड़ी बहन ने और मैंने। तो उसमें मेरा हुआ था प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो गया था, बट वही है कि CGPSC का उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, सिलेबस भी थोड़ा बड़ा था, तो मेंस में मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी जितनी की होनी चाहिए। हाँ, तो मेरा उस टाइम पे मेंस क्लियर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद की जो 2022 और 23 में जो प्रिपरेशन CGPSC हुआ था प्रीलिम्स, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं हो पाया था। फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी थोड़ी सी चेंज करी जो 23 के निकालने के लिए, उसमें मैंने चेंज करके फिर उसको अप्रोच थोड़ा सा बदला
तो फिर मैंने ये मेरा फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शन मेरा क्लियर हुआ फिर। ये बहुत खूबसूरत बात है कि जिस साल आपने 1 साल जब आपका मेंस नहीं निकला, फिर उसके बाद 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकलता है, फिर तीसरी बार जब आप जाते हैं तो एक रैंक लेकर के ही निकलते हैं। ऐसा क्या स्ट्रेटजी में चेंज हुआ था उस समय में, जो 2021 में जो आप अपने बड़े भैया के साथ तैयारी कर रहे थे? और मेरे ख्याल से उतना साथ आपके बड़े भैया का नहीं मिल पाया होगा क्योंकि वो एक ऑफ कोर्स पोस्टेड ऑफिसर थे। तो 2024 में ऐसा क्या चेंज हुआ आपके तैयारी में जिसने आपको लीड किया कि इस बार प्रीलिम्स भी निकलेगा, जो 2 बार प्रीलिम्स का फेलियर ही कहेंगे, उसके बाद इस बार प्रीलिम्स भी निकलेगा, सटीक मेंस जाएगा, इंटरव्यू भी सही होगा। तो तैयारी में क्या चेंजेस थे? तैयारी में एक्चुअली चेंजेस हुआ था कि जो 2022 का जो CGPSC था ना, उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आया था। तो उसमें जैसे अगर प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाइड हो भी जाता तो मेंस के लिए मेरे को सिर्फ 1 महीने मिलता प्रिपरेशन के लिए। तो उस टाइम में मेरे को लग भी नहीं रहा था कि अगर मेरा प्रीलिम्स निकल भी जाएगा ना तो मेरा मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा करके। तो फिर जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला तो मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया, एक एनिमे की सीरीज कंप्लीट करी 1 महीने के अंदर में। ठीक, उसके बाद फिर मैंने ध्यान दिया कि कहाँ कहाँ पे कमी रह जाती है, जिसमें मेरे को पेपर 4, पेपर 6 इसमें ज़्यादा डाउट था मेंस के में। पेपर 3 तो हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ते ही रहते हैं, और पेपर 5 का भी कुछ पोर्शन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ये भी हम लोग लगभग पढ़ लेते हैं। और पेपर 7 का मोस्टली क्या होता है, करंट अफेयर होता है। एक जो लॉ वाला पोर्शन आता है वो बस थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी जो है वो करंट अफेयर होता है, थोड़ा सा करंट अफेयर के साथ वो करना होता है। तो अब प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी आती है सबसे पहले कि जो मैंने उसमें चेंजेस करे। मैंने क्या किया, सितंबर से फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सितंबर से आपने प्रीलिम्स की नहीं, प्रीलिम्स की नहीं, 2023 की मेरा PSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो इसमें मैंने मेंस का भी पोर्शन रखा हुआ था, प्रीलिम्स भी रखा हुआ था। मेंस में मैंने सबसे पहले उठाया पेपर 6 में, जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता था, दर्शन वगैरह पोर्शन वाला और सोशियोलॉजी। तो मैंने किया कि एक बार उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वो मेरा पेपर 6 वो उसमें कंप्लीट हुआ। साथ साथ मैंने जो सेकेंड हाफ होता है, जिनको मैंने 2 पार्ट में बांट के रखा हुआ था बेसिकली, कि फर्स्ट हाफ में जो मॉर्निंग का जो रहता है जिसमें माइंड फ्रेश रहता है, उसमें करेंगे मेंस का पोर्शन और सबसे हार्ड वाला दर्शन का। राइट, ठीक। सेकेंड हाफ में जो लंच के बाद था ना, उसमें मैंने रखा था साइंस का पोर्शन, मेंस मैथ्स बेसिकली, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग मेरे को CSET में भी दिलाना है। और शायद मेरा जो 2 बार का क्लियर नहीं हुआ था ना, वो कहीं CSET की वजह से था। कि CSET में मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, मैंने इसको लाइटली ले लिया था। इसमें मैंने इनको रखा, और ये जैसे कंप्लीट होता था तो इसके बाद मैंने 1 घंटा रखा था लैंग्वेज के लिए, कि लैंग्वेज को मतलब या तो लेक्चर देख लेंगे, जो 33 क्वेश्चन आते हैं CSET में वो देखने के लिए, प्लस क्या होगा मेंस में भी थोड़ा बहुत काम आएगा ही आएगा वो। तो यहाँ से वो चेंज हुआ। प्लस फिर मैंने जो डिनर के बाद का रखा था उसमें मैंने रखे थे MCQs लगाने हैं कंटिन्यू 4 से 5 महीने, एटलीस्ट कम से कम 50 से 100 MCQ रोज लगाने हैं। अब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको भले ही रिपीट करना है, लेकिन वो करने हैं। वो पोर्शन चलता गया। फिर मैंने इस बार 2 टेस्ट सीरीज ली थी प्रीलिम्स के लिए, जब प्रीलिम्स वाला आया था 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने लिया हुआ था। उनकी टेस्ट सीरीज मैंने कंटिन्यू सिद्ध से दिलाई, ईमानदारी से, वो था। और मेरा जो मेंस का पोर्शन जो मैंने स्टार्ट करा था ना, जैसे मेरी ये कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने कुछ नया निकाला, तो इसको मैंने कुछ नवंबर और दिसंबर तक कंटिन्यू करा था। फिर जनवरी से टोटल प्रीलिम्स, किसी प्रीलिम्स बेस्ड रहेगा और प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, MCQs लगाने हैं और 1 लाइनर फैक्ट को याद रखना है। मेंस का मैंने भूल गया था कि मेंस का कुछ पोर्शन वगैरह है, वो मेरे दिमाग में नहीं था। जनवरी टू हाँ, लास्ट जब जिस दिन प्रीलिम्स के 1 दिन पहले था कंटिन्यू। उस टाइम पे मैंने अब घर से प्रिपरेशन करी, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी मेरे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। मेरे को याद है प्रीलिम्स के जस्ट जिस दिन प्रीलिम्स था उसके 1 दिन पहले मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, मैंने अपने कमरे में होकर ही पढ़ाई करी कि नहीं निकलना है भाई, कल पेपर है, आज दिलाया जाए, आज पढ़ा जाए सिद्ध से। तो वो रहा। फिर जैसे ये प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ, 1 हफ्ते का ब्रेक, क्योंकि एक माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। और आप कंटिन्यू, क्योंकि आप उस टाइम आप काउंट नहीं करते कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं या कितने घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर आप 1 हफ्ते का आराम से ब्रेक लो। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मेंस का स्टार्ट करा, क्योंकि उस टाइम तक ये चीज़ आ जाती है, मॉडल आंसर्स आ जाते हैं, ठीक, गवर्नमेंट की भी आ जाती है ऑफिशियल। तो आप एक उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका, मेरे को अंदाज़ा हो गया था कि क्लियर हो जाएगा इस बार,
कट ऑफ से थोड़ा ऊपर जा ही रहा है आराम से। तो फिर मैंने मेंस की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करी धीरे धीरे। करीबन जैसे कि इस बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था 22 मार्च के आसपास आया था, होली के बाद कुछ ऐसे था। ठीक, तो जैसे कि अब फरवरी से लेके मार्च का जो वेट था उससे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ अगर नोट्स को पहले अरेंज किया मेंस के हिसाब से, उनको अलग अलग पेपर के हिसाब से था ना, मैंने पेपर के हिसाब से उसको अरेंज करा था। 7 पोर्शन डिवाइड थे उसमें, और कहीं पे कुछ अगर नोट्स कहीं कम रह गया है, एसी के मटेरियल निकाल लो, क्योंकि एसी का आपको टॉपिक सोचना पड़ता है। तो पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर हुए हैं उसमें से क्या कुछ पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से एसी का कुछ कंटेंट कि चलो इस पॉइंट पे तो ऐसे पूछा जाएगा। तो आप उसमें से कुछ 8 से 10 ऐसे निकल गए। उसका प्रिपरेशन भी करना था कि आपको हर एक ऐसे का 5 से 6 पेज लिखना है, तो उसके कंटेंट को सर्च कर लीजिए। कुछ ये कोट्स वगैरह का लिखने हैं वो देखना पड़ा। कहीं से डेटा निकालना था, वो भी मैंने निकाल के रखा हुआ था। और जो मेरे को हार्ड लगता था उसकी मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन करी। अब मेरे से पेपर 7 का ना लॉ पोर्शन मैंने प्रीलिम्स टाइम पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो पोर्शन मतलब पार्ट 1। हाँ, पार्ट 1 पेपर 7 का पार्ट 1 जी, वो मैंने ना प्रीलिम्स टाइम पे छोड़ के रखा था। कि जो उस टाइम में मैं मेंस का निकाल रहा था, क्योंकि वो पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब मेरे को हार्ड भी लगता था थोड़ा सा कि वो याद नहीं होती चीज़ें, तो उसको मैंने छोड़ा हुआ था ना, उसको फिर मैंने इसमें कमिट कर लिया। फिर जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा था कि मैक्सिमम 2 वीक्स में पूरा 7 पेपर रिवाइज हो जाना चाहिए। सिर्फ 2 वीक में 7 पेपर? और ये कैसे हुआ? पूरा दिन बटा हुआ था कि मॉर्निंग में इतने टाइम उठना है और इतने टाइम सोना है। अब उसके बीच का जो पोर्शन है उसके बीच में ये पेपर इस टाइम पे पढ़ना है, इस पेपर इस टाइम पे पढ़ना है, और ये इस टाइम पे पढ़ना है। इस टाइप से बटा हुआ था। ये पूरा बटा हुआ लिखा हुआ? लिखा हुआ नहीं था, मेरे माइंड में बसा हुआ था, आ गया था कि इस टाइम पे इतना घंटे इनको पढ़ना है ना, तो इतने देर में ये कंप्लीट हो जाएगा करके। अब ऐसे नहीं है कि इस टाइम पे, क्योंकि मैं उसको 4 साल से पढ़ रहा था। तो अब मेरे रिकॉल में था वो सारी चीज़ें, मेरे को चीज़ें रिकॉल ही बस करनी थी और रिविजन ही करते रहना था। तो इसलिए वो मेरा 2 वीक्स में वो कंप्लीट होते जा रहा था। पूरा 7 पेपर हो गया। वाओ। इसमें एक्स्ट्रा और क्या किया, ये टेलीग्राम चैनल पे मुझे मिला था जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको पेपर वाइज बटा हुआ था, इस पेपर का, इस पेपर का, इस पेपर का। हाँ, उसका फिर मैंने प्रिंट आउट निकलवाया। ऑनलाइन से बेटर मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला। ठीक, अब उसके बाद फिर मैं उसको एनालाइज करता था कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, या फिर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, उससे अंदाजा लग गया था। और अगर किसी क्वेश्चन को घुमा फिरा रहा है ना, तो उससे भी अंदाजा लग जा रहा था कि इसको भी इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है या कहीं से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो कितनी चीज़ें बाहर से आ रही है, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं, सब तो एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं मोस्टली बेसिकली, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाहर से आ रही थी ना, उसको भी टैकल करना भी देखना था कि कहाँ से आ रहा है करके। क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से ही आ रहा होगा। अचानक से किसी के दिमाग में तो कोई क्वेश्चन अचानक से उभर नहीं पा रहा है, कुछ तो लिंक होगा उसका। हाँ, वो लिंक एक बार ढूंढना पड़ा। उसके हिसाब से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हुई और फिर ये कंटिन्यू चलती रही। बीच बीच में मैंने अपने आप को ब्रेक भी दिया, और मेरी हॉबी जो थी वो एनीमे इसमें भी कंटिन्यू थी। ऐसा नहीं था कि वो 2 वीक में पूरा कंप्लीट हो रहा है तो इस चक्कर में मैंने कुछ छोड़ मिस आउट कर दिया हो। इस टाइम पे जनवरी में जितनी भी सीरीज अगर रिलीज हुई है उस टाइम पे, मतलब आपसे जो जनवरी में मिस हुआ था? नहीं, मिस में से कुछ नहीं हुआ था। वो कंटिन्यू चल रहा था। अगर उस टाइम में बताऊं कि क्लासरूम में एलिट चल रहा था प्रीलिम्स के टाइम पे, वो मैंने देखा हुआ था। ठीक, मेंस के टाइम पे चालू हुई थी सीरीज काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, और 2-3-4। जो स्टूडेंट ये देख रहे हैं सारे एनीमे के नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। ये मैंने उस टाइम पे देखा हुआ था वो, क्योंकि वीक में एक ही एपिसोड आ रहा था उस टाइम पे। तो वो तो मैनेज हो जाना था, और हर दिन में कोई कोई आता था। इसके अलावा ये उस टाइम पे करंट रनिंग थी जो पहले रिलीज हो चुकी थी, लाइक टाइमंड एस, ये रिलीज हो चुकी थी। हाइक्यू भी पहले रिलीज हो चुकी थी, और 2-3 और है, उसको भी मैंने इस टाइम पे देखा हुआ था। तो ये सब आप मैनेज करके मेंस की तैयारी भी कंटिन्यू कर रहे थे? क्योंकि एक था कि पढ़ाई के दौरान मेरे को माइंड रिफ्रेशिंग के लिए कुछ चाहिए था। तो ये मेरा माइंड रिफ्रेशिंग, रिलैक्सिंग सब कुछ है। हाँ, इसमें आपके जो तैयारी का पूरा प्रिपरेशन है, इसमें मेरे दिमाग में 2 सवाल हैं जो किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आना भी चाहिए। नंबर 1 ये है सर कि आप जब प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में आप बता रहे थे, तो उसमें आपने टाइम टेबल के बारे में बताया
कि मेरा फिक्स था, सुबह इस टाइम पे ये करना है, ये तय करना है। मैंने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट टाइम पे ये पढ़ता था, डिनर के बाद में लैंग्वेज पढ़ता था, ऐसा कुछ आपने बताया। और बाद में जब हम मेंस पे आ रहे थे तो आपने उसी को कहा कि मैं टाइम टेबल लिखा नहीं था, मेरे दिमाग में था ना। जो बेसिक स्टूडेंट्स के डाउट हैं वो ये हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट योर टाइम टेबल। जो वो लिख करके रखते हैं, उनके दीवार में लिखा होता है, वो नोटेड होता है, स्टिल वो फॉलो नहीं होता है। और आप जो अपना टाइम टेबल सिर्फ अपने दिमाग में रखे हैं, जिसमें इवन दो सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं है, आपको इतना एनीमे का सीरीज देखना है, ये भी है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। और एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट होने के बाद में आपको चेंज भी नहीं करना पड़ रहा है उस टाइम टेबल को, ये कैसे होता है? ये एक्चुअली क्या होता है कि ना, जब 3 अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, तो चौथा अटेम्प्ट में अपने आप हो जाता है कि भाई बहुत टाइम हो गया है। और ये है कि ना, डिसिप्लिन तो चाहिए, क्योंकि CGPSC के सिलेक्शन के बाद अगर आप किसी जॉब में भी जाते हैं तो उसमें भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। टाइम टू आपको ऑफिस पहुंचना है, टाइम टू आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो वो चीज़ें पहले से ही ज़रूरी है। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी एक जो टाइम टेबल है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा डाउट होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है करके। राइट, सही, बिल्कुल है। क्योंकि मेरा भी जैसे शायद मेरे को लगता है कि जैसे 2000 जो क्लेम्स क्वालिफाइड नहीं हुए थे ना, उस टाइम पे मेरा भी टाइम टेबल कुछ क्लियर कट नहीं था। प्लस मेरे पास कुछ और भी काम थे घर के, वो मुझे करवाने थे। तो इस चक्कर में मैं अगर मैं टाइम टेबल बना भी लेता था ना, तो मेरा बिगड़ जाता था। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में जो था ना, उसमें सब कुछ सॉर्ट आउट थी, घर के सारे काम हो चुके थे और कुछ काम नहीं था। अब बस ये था कि पढ़ना है और घर का जो छोटा मोटा अगर काम आ गया ना, बेसिकली ये कभी सब्जी नहीं है, ऐसे वैसे करके, हाँ, वो जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो बस थी, वो कुछ नहीं थी। घर बनवाने से ज़्यादा बड़ा काम और क्या हो सकता है। तो वो 2 अटेम्प्ट मेरे उस टाइम में मैंने घर कंस्ट्रक्शन करवाया था, क्योंकि मेरे पापा और मेरे भैया बिजी रहते थे, तो जाके मुझे देख रेख करनी होती थी। तो उस टाइम पे मेरे साथ टाइम टेबल मैच नहीं हो पा रहा था। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में सब कुछ सेटल था। मेरे पास घर का एक कोना भी था जहाँ पे सिर्फ मेरी चीज़ें थी, मेरा रूम था, वहाँ पे जो भी रहेगा वो सिर्फ मेरा रहेगा। मेरे परमिशन के अलावा कोई उसमें एंटर नहीं करता था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मेरे रूम में मेरे परमिशन की कोई एंटर कर जाए बाहर का, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले था ना, भी है, ठीक। तो वो मेरा कोना फिक्स था। और क्या थी, जैसे कि लाइब्रेरी में जाते हैं कुछ लोग, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, एक डेस्क होता है इतने बड़े का, ठीक। वो मेरे को बहुत छोटा लगता था, तो मैं तो कर ही नहीं सकता था। अब तो मेरे को बड़ा ही कैनवस चाहिए था। प्लस मेरे को ऐसा ही प्लेस चाहिए था कि साइड में एक विंडो हो और वो पूरी खुली हुई हो। तो उस हिसाब से सेटल था मेरा ही डेस्क था, मेरी चीज़ें थी, तो मुझे टाइम टेबल मैनेज करते हुए उसमें बन भी गया। और मेरे को ये लगा भी था कि अगर CGPSC क्लियर करना है ना, तो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, आप अननेसेसरी टाइम से नहीं चल पाएंगे। तो मैंने टाइम टेबल को फॉलो किया, तो रिजल्ट निकल गया। मतलब अगर मैं समराइज करूं आपके इस चीज़ों को, तो 2021 का मेंस में फेलियर, 20 का बोलेंगे, हाँ, PSC 2020, जो 2021 सन में हुआ था, PSC 2020 का मेंस का फेलियर, 2021 और 22 के प्रीलिम्स का फेलियर आपके 2023 PSC के सिलेक्शन का कारण बना। बिल्कुल। मतलब अगर आप फेल हो रहे हैं, इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, और ये आपको आगे ले करके जा रहा है। यहाँ पे सेकंड थिंग ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये अब नहीं होगा, क्विट करते हैं, उसका कोई लिमिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब ये है कि ड्रीम होता है सबका। मेरा भी ड्रीम था एक्चुअल में। मैंने अपने स्कूल लेवल पे ही देख लिया था। मेरे फादर जो थे, मतलब फादर जो है वो ASI है, ठीक। तो मैंने उनको देख लिया था, तो मेरे को था कि मतलब कुछ ऑफिसर लेवल पे ही करना है। अब 2050 में तो आइडिया नहीं था CGPSC का, वो कॉलेज में जाके आइडिया हुआ कि CGPSC होता है ऐसे करके, तो उसमें आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। क्योंकि हर एक फादर चाहता है कि उनके जो बेटे हैं ना, उनसे एक बेटर पोजीशन पे ही हो। मेरे फादर भी चाहते थे कि उनके जो 2 बेटे हैं और एक बेटी है, वो उनसे एक बेटर पोजीशन में ही रहे। तो वो एक ड्रीम था। तो अब उस ड्रीम को फॉलो करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए वो एक इंस्पिरेशन पहले था कि करना है करके। फिर क्या होता है, 2-3 अटेम्प्ट के बाद ना एक लगता है कि नहीं हो पाएगा ऐसे करके। तो इस टाइम पे जैसे मैंने एनिमे देखी, अब नारुतो में मैंने देखा था, उसकी जो हार्ड स्ट्रगल्स है वो एक इंस्पिरेशन का कारण बनी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमे हैं, ब्लैक क्लोवर है, उसमें भी आज तक स्ट्रगल है। तो अब जब मैं उसको देखूं, अगर मैं उसका एक एपिसोड 1 देखूं और उसके आज के मांगा का चैप्टर का मैं लेटेस्ट देखूं, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बंदा था और वो आज जो है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो रातों रात पहुंच गया, राइट। और उसके लिए उसने मेहनत करी है। तो अब अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे को आज यहाँ आना है, तो उसके लिए भी मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ें थी। प्लस क्या होता है, मोटिवेशन का डाउट हो जाता है कि अब मेरे पास मोटिवेशन नहीं रह गया या बहुत अटेम्प्ट ज़्यादा हो गए हैं, वो प्रेशर आता ही है। क्योंकि जैसे मेरा CGPSC था, तो इसके अलावा मैंने वैपम के भी ट्राई करे थे, मेरा वैपम का भी नहीं निकला था एक्चुअल में। अच्छा। वैपम का मेरा कोई भी एग्जाम नहीं निकला था जिस टाइम में मैंने दिया था। CGPSC के बाद जैसे मैंने दिया, हॉस्टल वार्डन दिया था और CG सेट दिया था, तो मेरा दोनों क्वालिफाइड हुआ। हाँ, तो वही है कि टाइम टेबल और वो एक पोर्शन है, प्लस मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन सबका अलग अलग होता है, सबको अलग अलग प्लेस पे मिलता है, किसी को कहीं मिलेगा, कहीं किसी को मिलेगा। मेरे टाइम में भी आया था कि 2002 प्रीलिम्स नहीं निकला है तो अब क्या किया जैसे करके, तो मेरे को एक अच्छी न्यूज़ मिली कि मेरी दीदी का बेबी हो गया है। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का भी कारण बना कि उनके मामा को ऑफिसर, हाँ, कि भांचा बोले कि मेरे मामा ऐसे ही कर रहे हैं, राइट। बस वो एक मोटिवेशन था। एनीमे से तो मेरे को मोटिवेशन मिल रहा था। अब एक बोलते हैं नॉन वर्चुअल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड, दोनों का मतलब मोटिवेशन मिला। काइंड ऑफ मोटिवेशन थे आपके पास। ठीक। अब मेरे लिए ऐसा था कि दिन में जैसे कि मैं प्रिपरेशन कर भी रहा हूँ ना, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है कि सितंबर में हुआ था, 20 सितंबर। ओके। तो वहाँ से फिर मेरे को 20 सितंबर से लेके अभी तक में रोज 1 घंटा या आधा घंटा उससे बात करना ही करना है, वो कंपलसरी है। प्रीलिम्स के टाइम पे भी, प्रीलिम्स के एक दिन पहले ही, जैसे मैं बाकी लोगों से नहीं मिल रहा हूँ ना, लेकिन मेरे को उससे बात करनी है, मेरे को उसको वीडियो कॉल पे देखना ही देखना है। मेंस के टाइम पे पेपर दे रहा हूँ, 4 दिन का पेपर है, लेकिन मेरे को उसको देखना है। डिनर के टाइम पे हमारा टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे उसको कॉल करेंगे, तब मेरी दीदी भी खाना ना खा के रेडी रहेंगी, और उस टाइम पे उसको देखना है। वो घर आता है तो उसमें टाइम पास होता है, क्योंकि वो मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाइड हुआ था, उस टाइम पे आया था, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने से मेरा माइंड रिफ्रेश हो गया था। एक वो था। मेंस के बाद वो आया था, तो वो भी मेरा एक माइंड फ्रेश हो गया। तो एक मेरे को मोटिवेशन का जरिया उससे मिला। मतलब मोटिवेशन हमारे आसपास ही होता है। और सेकंड थिंग अगर ये कहेंगे कि जो आपके फेलियर्स हो रहे हैं वो आपके सक्सेस को बिल्ड कर रहे हैं, वो उसके नींव है, ऐसा करके ये लिया जा सकता है। ऑफ कोर्स आपको असफल नहीं होना है, बट अगर आप असफल हो रहे हैं तो उससे निराश नहीं होना है। ये आपका एक नींव हो रहा है जो आपको सफलता तक लेकर के जा रहा है। वी कैन टेक दिस थिंग लाइक दैट। एक सेकंड जो आपके जर्नी को मैं अभी सुन रहा था, इसमें मुझे ध्यान आया कि आपने कहा कि 4th अटेम्प्ट में मैंने 2 टेस्ट सीरीज लगाए और टेस्ट सीरीज को प्रॉपर दिया। टेस्ट सीरीज का रोल क्या होता है, क्यों उसको प्रॉपर देना चाहिए? व्हाट डिफरेंस इट क्रिएट्स इन अ स्टूडेंट जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज देकर के तैयारी कर रहे हैं, क्या अंतर होता है उनमें? सबसे पहले तो बेसिक मिस्टेक ये होता है कि जो हम मेन एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे कि अगर सब कुछ शांत है ना, तब भी ये गड़बड़ हो जाता है कि यहाँ पे तो मैंने टिक किया है क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन जब मैं उसको ओम शीट में भर रहा हूँ ना, तो एक आग 2 गोला ऊपर नीचे हो जाता है। ह्यूमन एरर, बेसिक ह्यूमन एरर। राइट। उनसे बचने के लिए तो टेस्ट सीरीज पहला इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक। दूसरा ये चीज़ है कि तैयारी चेक करने के लिए, अब मैंने हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ लिया, अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, ठीक, लेकिन अब मैंने MCQ लगाया, MCQ में ये मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो चलो ठीक है, वो वहाँ पे नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे को फाइनल एग्जाम में तो ये बनना चाहिए, यहाँ पोर्शन आएगा। मान लो कि अगर मैंने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया, अब फिर मैंने उसके MCQs लगाए, अब मैं देख रहा हूँ कि आज 50 क्वेश्चन है, 50 में से 30 बने, 20 नहीं बने। तो ये तो वहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन में से वही 20 क्वेश्चन में से वहाँ पे आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो इन चीज़ों को चेक करने के लिए कि कहाँ पे तैयारी छूट रही है, फिर उसको रिवाइज कर लो, ये एक ऑप्शन मिलता है। प्लस क्या होता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन बनता है कि वहाँ पे मेरे को 2 घंटे बैठ के देना है, यहाँ भी मेरे को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मेरे को कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होता है कि इन चीज़ों को ऐसे टैकल करना है। प्लस ये होता है कि एग्जाम हॉल में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी होंगी। जैसे इस टाइम पे जो CGPSC 24 हुआ है, इस टाइम पे थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल था, तो अब जिस भी सेंटर में था तो वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। उन चीज़ों को टैकल करना, क्योंकि कई लोगों का ये माइंड रहता है कि मेरे को एकदम शांत माहौल चाहिए, लेकिन वहाँ सेंटर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये डाउट होता है। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए भी जरूरी होता है। प्लस क्या है कि थोड़ा सा मेंस में आएंगे, उस मेंस में देखते हैं उसको, प्रीलिम्स का जैसे फरवरी का महीना ही है, अब
पेपर 1 के बीच और पेपर 2 के बीच में 3 घंटे का जो ब्रेक मिलता है, हाँ, उसको भी आपको यूटिलाइज करना है। प्लस क्या होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती अच्छे से, प्रेशर के चक्कर में। जी, ठीक, अब वो नींद नहीं आती है तो अब क्या होता है कि वो 3 घंटे का है ब्रेक। अब जैसे कि कोई एग्जाम सेंटर है और उसके आसपास कहीं अगर आपको रुकने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, ठीक, आपको धूप में रहना पड़ जा रहा है, या आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, या कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो आपको क्या होता है कि सर दर्द हुआ होता है। अगर वो सर दर्द हुआ तो आपको सेकेंड पेपर में वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि सी सेट में क्या है, मैथ्स सॉल्व करना है। मैथ्स कैसे कि एक फॉर्मूला याद नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा अगर एक फॉर्मूला याद नहीं आया तो उन सब चीज़ों के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट आ जाती है। राइट, मतलब ये है कि जो हमको रियल टाइम पे वहाँ चीज़ें फेस करनी है वो हम पहले देख लिए होते हैं, प्लस खुद का आकलन पहले ही हो गया होता है। ये 20 क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं बन रहे, तो टेस्ट में आपके पास सुधार करने का अगला टेस्ट में मौका है। बट अगर एग्जाम में ये गलती होती है तो अगला साल है, और ये पूरा साल फिर चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको टेस्ट दें। अगर सर कोई एक स्टूडेंट है जो जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है अभी इस समय पे, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए इस समय पे ताकि वो उनका एक सटीक तैयारी हो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तक का, इस प्रेजेंट सिनेरियो में? आज है जबकि हमारा तारीख है 17 जून, अभी किसी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए एकदम फ्रेश स्टार्ट में? अगर सबसे पहले जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो सिलेबस को देख लें कि सिलेबस में क्या है, और प्री और मेंस का सिलेबस में कितनी सिमिलैरिटी है जी, कि इसको मैं पढ़ूंगा तो मेरे मेंस क्लियर होगा हाँ, और ये रहेगा ऐसे करके। राइट, ठीक, तो जैसे कि अब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, जी, ये तीनों कॉमन चीज़ें हैं। हाँ, और छत्तीसगढ़ में बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ का भी हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ की अपनी इकोनॉमी है, बजट वाला, और कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है। ठीक है, दर्शन को अभी थोड़ा सा छोड़ सकते हैं स्टार्ट में। ठीक, तो इसको लेके चलें ताकि प्रीलिम्स भी तैयारी होते रहे और मेंस की भी तैयारी होती रहे, क्योंकि दोनों के लिए एक ही चीज़ें पढ़नी रहेंगी। प्लस क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, इकोनॉमिक सर्वे है और करंट अफेयर है। ठीक, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है कि इस साल जो कुछ चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों का ऐसा है कि अगर आप 1 या 2 साल मतलब देंगे ना तो उन चीज़ों का आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर मेंस के क्वेश्चन में अगर आपको करंट अफेयर ऐड ऑन करके चलेंगे ना तो उससे एक एज मिलता है और मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, ये ऑप्शन रहता है। तो करंट अफेयर को भी लेके चलना है, ठीक है, इनसे चालू करें। प्लस क्या है कि अगर कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो उससे अगर MCQ मिलता है उसको लगाते हुए चलें कि उसको नहीं छोड़ना है। और ना जैसे कि थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लाइक कि कम से कम 2 बार पढ़ लें, उसको पढ़ने के बाद ना फिर ना मेंस के क्वेश्चन लगाना चालू कर सकते हैं आप। मतलब वो जैसे कि सबसे पहले एक काम करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ना जो एक सेट ऑफ होके मिले टॉपिक वाइज, उसको निकाल ले, ताकि जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री का अगर पढ़ रहा हूँ कोई क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, अब एंशिएंट हिस्ट्री में भी मैं अगर सिर्फ मौर्यन डायनेस्टी मैंने पढ़ ली है एट द स्टार्ट में ही, फर्स्ट टाइम पे ही, तो मौर्यन डायनेस्टी से मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेरे को तो कम मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो उनको एक बार देख के लिख लें, देख करके मतलब बुक में आंसर देखें और लिख लें एक तरीके से, राइट, फर्स्ट टाइम पे ही, क्योंकि अब मैंने एक ही बार पढ़ा हुआ है तो मेरे को तो चीज़ें याद अच्छी से है नहीं अभी, तो एक बार कम से कम लिख लेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि 8 से 10 लाइन में कितनी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि CGPSC में जैसे कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है ना तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाइन ही होगा, 20 से ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे मैं माफ़ करना चाहूँगा आपको टोकने के लिए, बट जो एक डाउट है यहाँ पे, यहाँ पे स्टूडेंट का बेसिक डाउट आता है कि जब मैंने आंसर लिखा ना तो मेरे से परफेक्ट आंसर नहीं लिखाया, तो मैं गलत लिख रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लिखना चाहिए। ये स्टूडेंट्स का थॉट आता है जब वो लिखते हैं, क्या वो सही सोच रहे हैं? नहीं, गलत सोच रहे हैं एक्चुअली। परफेक्ट तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि इस आंसर का ये एक पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर है, ये कभी नहीं हो पाएगा, बहुत रेयर चांस है। जो एकदम फैक्ट बेसिस है ना कि इसका आंसर ये होना चाहिए पर्टिकुलर, वही हो पाएगा, सिर्फ फैक्ट वाले आंसर, एकदम फैक्ट वाले आंसर जिसमें आपको कुछ स्कोप ही नहीं सोचने का, वही बस आपको सही होगा। बाकी अगर जिसमें भी थोड़ा बहुत थिंकिंग आ गई उसका एक परफेक्ट आंसर बहुत रेयर चांस है कि होगा। फैक्ट वाले क्वेश्चन एज एग्जांपल कोई अगर हो तो? फैक्ट वाले में जैसे कि अब इकोनॉमिक सर्वे का कोई डेटा पूछ लिया, अब किसी योजना का उद्देश्य पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर योजना का उद्देश्य क्या है करके, तो जो शासन ने बताया है, जो योजना को रिलीज करते हैं, जो उन्होंने प्रेस रिलीज में जो उद्देश्य कहे हैं या न्यूज़पेपर पे आया है, वो उद्देश्य वो एग्जैक्ट होगा,
ओके उस पर चेंजेस तो नहीं हो पाएंगे, जी वो एक मेन चीज़ है। तो वो फैक्ट बेसिस हो गया। अब एक एनालिटिकल क्वेश्चन जो 23 में आया हुआ था हाँ, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो है इंडिया इंडिया में admission दिया जाए कि नहीं जाए। हाँ, अब इसका एक परफेक्ट आंसर ना बहुत मतलब होगा, लिखेंगे तो 100% परफेक्ट नहीं होगा। ओके परफेक्शन का मतलब 100% ही होता है, हाँ 90% को हम परफेक्शन नहीं बोलते। बिल्कुल और जैसे जो भी आंसर लिखेगा ना हाँ वो 75% 80% पहुंचेगा, एकदम 100% नहीं पहुंचेगा। right, ये चलो, अगर 100% पहुंचना है तो उस टॉपिक पे भी पूरी PhD कर लो, ये चीज़ें होंगी। सीधी सी बात है, तभी वो 100% और परफेक्ट। पीएचडी के लिए पीएचडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी तो जरूरी नहीं है। अभी जरूरी नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन जो PhD करते इसका फायदा जो होता है ना वो इंटरव्यू में मिलता है। ओके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना हाँ वो इंटरव्यू में मैटर कर जाती है, उसमें आपको इंटरव्यू में एज मिलता है, मेंस के टाइम पे नहीं करता है। तो अब मेंस में थोड़ा बहुत स्टार्ट कीजिए, लिखिए, गलतियाँ होंगी, सुधरेगी। हाँ। क्योंकि अब कुछ जो भी एक क्वेश्चन है उसको मैंने 15 हिसाब से बनाया, वो 8 के हिसाब से आया। हाँ। तो क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर को 8 नंबर में भी लिखा जा सकता है, 15 नंबर में भी लिखा जा सकता है, उस हिसाब से। तो वो आंसर राइटिंग से थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा। तो बैक टू दैट पोजीशन कि किसी भी स्टूडेंट को आंसर को अभी देख करके लिखना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान, फर्स्ट टाइम पे। देन इसके बाद आगे का प्रोसेस, देन इसके बाद क्या है, 2 बार पढ़ लिए ना हाँ तो फिर कॉपी पुस्तक सबको बंद करके लिखना चाहिए। ओके और टाइम डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, ऐसे करके। अब प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक आ गया है तो फिर प्रीलिम्स पे चाहिए, लेकिन तब तक लाइक दिसंबर मिड तक कम से कम ओके मेंस को भी लेके चलना चाहिए, उसके लिखने चाहिए आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट जो कर रहे हैं उनके लिए, है ना। हाँ, तो ये करना चाहिए। फिर अगर जैसे कि अब बोलेंगे कि टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए मेंस के लिए आएगा, तो जैसे लग रहा है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो रहा है हाँ तो आप तो लगा ही लीजिए तुरंत, बिना सोचे समझे। अब जिनको डाउट हो रहा है कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 50-50% मन है ना, तब भी आप लगा लीजिए मेंस का टेस्ट। हाँ, मेंस का क्योंकि ना ये टाइम मिलेगा। अगर आप छोड़ दोगे हाँ कि चलो मैं नहीं लगाता ऐसे करके, तो फिर आप कब लगाओगे? फिर आप सितंबर अगस्त में लगाएंगे, तो फिर आपको फिर प्रीलिम्स भी तो पढ़ना है, ये भी डाउट है। तो वो जब टाइम है ना मार्च अप्रैल मई का महीना, उसमें ना एक बार लगा लीजिए, तो आपको तैयारी भी आप जांच सकते हैं, मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे को चीज़ें याद है कि नहीं याद है, उसके हिसाब से फिर आप उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं, उससे तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ओके ये ऑप्शन है। जो स्टूडेंट एक बार तैयारी कर लिए हैं, मतलब फुल लेंथ तैयारी कर लिए हैं, इन केस उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, अभी ये जो मेंस होने वाला है 26 तारीख से, इसके बाद में भी इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है। इस समय को आई थिंक लॉन्ग टेस्ट सीरीज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज। ये किन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, किनको इस समय पे टेस्ट देना चाहिए मेंस का या नहीं देना चाहिए? जो फर्स्ट टाइम जिसका जैसे फिल्म्स तैयारी कर रहे हैं, हाँ मतलब लाइक कि मेरा चलो आज पहला ही साल है हाँ कि मैंने ये बोलेंगे कि मार्च में लिया है 2025 के 25 के मार्च में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोची थी, और मैंने लगभग अब तक जो 6 महीने का ड्यूरेशन है मार्च से लेकर के ये जून के आसपास, हाँ जून के आसपास, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगस्त से सितंबर में स्टार्ट होगी, हाँ लॉन्ग टर्म वाली है ना जी, तो 6 महीने का मेरे पास टाइम है। 6 महीने में लगता है कि मैंने पढ़ लिया है, लाइक में कम से कम 7 पेपर है कुछ, ठीक है। उसमें से अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब मेरा लगभग कवर हो गया है, हाँ, तो उसमें से एक बार लगा लेना चाहिए, टेस्ट लगा हाँ जी। कि उसका फायदा होता है। या और टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो कहीं से ना क्वेश्चन निकाल लीजिए टेस्ट सीरीज के, या फिर कुछ और तरीके से उनको आप लगा के देख सकते हैं, वो ऑप्शन है। राइट। तो इस समय पे आपके मेंस की कुछ तैयारी हो सकती हाँ, है। बिल्कुल। नाउ अब आते हैं कि जब प्रीलिम्स की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए और क्या क्या अप्रोच होना चाहिए जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, जो एक सटीक तैयारी के तरीका होगा। अब प्रीलिम्स की तैयारी है कि ना छोड़नी नहीं चाहिए, ओके, मतलब करते ही रहनी चाहिए। हाँ। अब कि MCQ कब लगाया जाए वो बात अलग आती है, लेकिन चलते रहना चाहिए, वो प्रोसेस कभी छूटना ही नहीं चाहिए। हाँ। अब फुल वो फोकस्ड हाँ। प्रीलिम्स कब से होना चाहिए, सबका अलग अलग ऑप्शन हो सकता है जी। लेकिन मेरे हिसाब से ना मिड दिसंबर से तो चालू कर लेना चाहिए, और वहाँ से नहीं कर रहे ना तो 1 जनवरी से वहाँ से ना सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड ही चलना चाहिए, कोर प्रीलिम्स, मेंस का थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। हाँ। लेकिन दिसंबर तक के आसपास में ना मेंस और प्रीलिम्स दोनों का बैलेंस बना के चलना चाहिए, जी।
दोनों को लेके चलना चाहिए। कुछ भी अगर क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो सेकंड वाला छूट जाएगा, हमको दूसरा एग्जाम भी निकालना है, मेंस भी निकालना है हमको व्हिच ना। इज एक्चुअल सीजीपीएस। हाँ जी, तो साथ में लेके चलना चाहिए ओके। और इसमें रहना चाहिए। अब तैयारी का बात आ रहा है तो ये है कि जो स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, योजनाएं होंगी, जी, ये है, इसको पूरे साल भर चलना है। हाँ, प्लस ये है कि नेक्स्ट 2 ईयर भी चलेगा, उसमें भी चलेगा, तो इसको हर बार पढ़ते रहिए। और डेटा है कि ना, डेटा याद नहीं रह पाता है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा मिसमैच होने का बहुत डाउट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए अगर इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड अगर एमसीक्यू लगाया जाए तो वो बेनिफिट करता है कि क्योंकि ऑप्शन बहुत नियर होते हैं। अब कृषि क्षेत्र में कितनी अगर वृद्धि हुई है तो 3.6, 3.9, 3.2, 3.1 पॉइंट के बाद मतलब बेसिक डाउट होता है। तो उसके अगर एमसीक्यूज देखते रहेंगे ना तो वो चीज़ एग्जाम टाइम में याद आ जाती है कि यही है ऐसे करके। अभी तो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, टेलीग्राम्स में भी अवेलेबल है, जो ये एमसीक्यूज निकलती रहती हैं, उनको देखते रहना चाहिए। अब ये भी डाउट आता है कि उसको किस टाइम पे भी देखना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ उसी में आप टाइम वेस्ट थोड़ी कर लेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो जो ऑनलाइन पोर्शन था ना, तो जब एक टाइम जो बुक पढ़ के थोड़ा दिमाग फुल हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। हाँ जी। उसके बाद थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके 5-10 मिनट, उसके बाद फिर कोई मतलब एक एमसीक्यू का वीडियो देख लिया या फिर करंट अफेयर का वीडियो देख लिए, वो क्योंकि करंट अफेयर का वीडियो देखने से भी चीज़ें रिकॉल होती हैं। उसको आप अगर नोट डाउन कर ले रहते हैं, जैसे कि अब क्योंकि सीजीपीएसई के लिए करंट अफेयर चल रहा है, अभी तो गवर्नमेंट ने बता दिया है, जो ये हज हुआ था हमारा 2024 में, उसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली वो पूरा उन्होंने बुक सिलेबस निकाल करके दे दिया। हाँ, लगभग। तो उसको फॉलो करना चाहिए सबसे पहले, तो कि कुछ और नहीं देखना चाहिए, पहले जो गवर्नमेंट ने बोला है, जहाँ से बोला है वो चीज़ें कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उनको पहले पढ़े वो। और जैसे वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि मेरे को रोजगार नियोजन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक, तो पहले एक काम करें कि वीडियो लेक्चर देख लें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए काम करके दिया हुआ है, ठीक, हाँ, वो थोड़ा सा दिया हुआ है। तो 30-40 मिनट्स का वो होगा कम से कम ना, करंट अफेयर ना, एक बार उसको देख लें, उसको एक बार देख लेंगे ना, फिर आप रोजगार नियोजन पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो उसने बताया था, इसको निकाल लेते हैं, वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट होता है। वो चीज़ें मैंने वो करी थी, रोजगार नियोजन भी मैंने पढ़ा था, लेकिन पहले मैंने वीडियो देख लिया हुआ था, तो जल्दी हो गया कंप्लीट, वो तो ज़्यादा टाइम पास नहीं हुआ उसमें चीज़ों में। एक वो था, और कुछ में है एमसीक्यूज़ है, प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज़, सीजीपीएसई मतलब आप बोलेंगे 2012 से कम 2012 से अगर एमसीक्यू लेंगे ना, 2000 अभी तक के में, 24 तक वाले में, हाँ, उसको भी एक बार लगा लें। उससे क्या एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। सीजीपीएसई के अलावा सीजी व्यापम का भी, जैसे सीजी सेट का भी ले लेंगे, है ना, इसमें हिस्ट्री का पोर्शन 50 क्वेश्चन ही है जी, उसको देख लें, एक दो क्वेश्चन कम से कम आ सकता है, एक तैयारी वो भी हो जाती है। तो इस जैसे कि अगर हम 2026 में कोई अगर प्रीलिम्स दिलाने वाला है, हाँ, तो 2025 में जितने भी व्यापम के एग्जाम हुए हैं, हाँ, उसका लगा लें, ये प्रीवियस ईयर का, हाँ, अभी जो जिस एग्जाम होने वाला है ना, ये जैसे एडीओ का हुआ है, हाँ, तो एडीओ का एक बार लगा के चल ली जाए। मतलब एडीओ का वो छोड़ दीजिए जो काम का नहीं है हमारे, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हमारे काम का है ना, उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। ये प्रीसीसा का भी निकाल ले, तो सीजीपीएसई का भी निकाल ले, व्यापम का भी निकाल ले, दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ले, वो काम आएगा। ओके, अगर मैं किसी स्टूडेंट को 5 चीज जो आप बिल्कुल पीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी में मिस नहीं करेंगे, वो 5 चीज अगर हम कोई देखें तो वो कौन कौन सी 5 चीजें होंगी जो करना ही चाहिए? सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे मस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारी योजनाएं हैं, सारे डेटा है, हाँ, वो सब में काम आएगा, हाँ, ठीक। और उसमें से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आया था अभी मेंस में क्वेश्चन आया था ना, हाँ, कि स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या काम हुए हैं करके, वो उसमें ही मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो काम आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले, बजट पढ़ ले, सेकंड बजट, ये दोनों चीजें हैं। प्लस इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट निकल गया, कुछ अगर इंपॉर्टेंट योजनाएं निकल गई, हाँ, जैसे कि हम लोग के टाइम पे हुआ था वो ज्ञान का बजट आया था जी, तो अब हमने क्या किया था, उसका ए से भी निकाला हुआ था, वो ऐसे में भी काम है हमारे, ऐसे में काम आएगा, 3 चीज में काम आ गया, इकोनॉमी में 8 नंबर का क्वेश्चन था, हाँ जी, तो उन तीनों चीजों में काम आ गया जी। और इसके अलावा है कि करंट अफेयर है, तीसरा करंट अफेयर, हाँ, बाकी स्टैटिक पोर्शन तो है ही हमारा जी। ये 4 चीजें हैं बेसिकली स्टैटिक के लिए एमसीक्यू।
अभी ना मतलब कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं। हाँ, जैसे कि मैं जो देख रहा था राज्योत्सव में जो बताया था गवर्नमेंट ने, हाँ, तो उसमें बताया था जनजाति के क्वेश्चंस के लिए बताया था हाँ, कि लोगों को डाउट हो रहा था कि जनजाति के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है करके। फिर उसमें उन्होंने बताया था TRTI की साइट, राइट, उसमें आप देख लें। CGTRT, हाँ, जी, अब इसमें है कि अब TRTI की साइट में ये है कि आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। जी, अब उसके आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, अब इसमें आएगा ग्रुप स्टडी काम आएगा हाँ, कि अगर मैं इंडिविजुअल तैयारी कर रहा हूँ, अब मैंने आज सोचा कि चलो जनजाति से TRTA की साइड से बनाया जाए नोट्स। हाँ, अब मैं मान लेता हूँ कि मैं अकेले बनाऊंगा तो मेरे को लगेगा 1 महीना। हम्म, अब मैं 2 लोगों के साथ बनाऊंगा, हम लोग दोनों शिद्दत से बनाएंगे, 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, हम लोग 3 लोग बनाएंगे तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ग्रुप 3 लोगों का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर वो थोड़ा भीड़ बन जाता है, जी, प्लस चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मैं अपना काम शिद्दत से कर रहा हूँ, सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब 3 लोग हैं तो हम तीनों पे एक दूसरे पे चेक बैलेंस रख सकते हैं, प्लस हम तीनों का काम हो पाएगा। तो इस तरीके से है। राइट, राइट। तो एक है नंबर 1 इकोनॉमिक सर्वे, नंबर 2 है आपका करंट अफेयर, नंबर 3 बजट, नंबर 4 जो आपको देखना चाहिए वो है करंट स्टैटिक पोर्शन भी है, स्टैटिक पोर्शन में जिसका MCQ होना चाहिए। 5th नंबर पे टेस्ट सीरीज को रख सकते हैं जो बिल्कुल। एकदम मस्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, हाँ। ये 5 चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स में आपको मदद करेगी। अब किसी स्टूडेंट का प्रीलिम्स निकल जाता है, फर्स्ट टाइम निकला है प्रीलिम्स, उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए जो उनको मेंस के लिए सटीक तैयारी कराएगा? तो सबसे पहले क्या है, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ, इस बार का तो 9 फरवरी कंप्लीट हुआ, हाँ, तो ना 1 हफ्ते का ब्रेक जरूरी है। बिल्कुल, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, हाँ, बिल्कुल तरीके से। जी, उसके बाद सेकेंड वीक में अब हम लोग प्रिपरेशन ऐसे नहीं कि आज ही बैठा हूँ मैं आज ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, वो माइंड से लेके नहीं चलना है, थोड़ा थोड़ा लेके चलना है। क्योंकि मेरे पास अगर फरवरी में हो रहा है और मैं मिड फरवरी से चालू कर रहा हूँ तैयारी, तो मेरे पास लगभग 3 से 4 महीने होते हैं, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, लगभग 5 महीने आ रहे हैं। हाँ, बहुत टाइम है ये अगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अब जैसे कि 24 घंटे हैं तो पहले 4 से 6 घंटे स्टार्ट करना चाहिए। और पहले ये देखना चाहिए कि मेरा क्या अच्छा है और किस चीज़ में थोड़ा सा मैं वीक हूँ, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट उठाना चाहिए। ठीक, अब हम लोग क्या है, मैं जैसे कि है तो पेपर 4 को हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं, साइंस वाला, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये हम लोग प्रीलिम्स के लिए बेसिकली नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ये छूटता है। दूसरा सोशियोलॉजी छूटता है हमारा, बिल्कुल, ये नहीं पढ़ते। तीसरा हम लोग लॉ छोड़ देते हैं बेसिकली, जो पेपर 7 का पार्ट 1 है, बिल्कुल, इनको पहले लेके चले। ओके, ठीक, प्लस क्या है, ऐसे कि एक बार जो करंट अफेयर मैंने पढ़ा हुआ है पूरे साल भर प्रीलिम्स के लिए, तो मेरे को एक अंदाजा लग जाता है कि इन टॉपिक से ऐसे आ सकता है। ठीक, तो एक टाइम पे मैं इसके लिए कुछ कंटेंट मटेरियल भी ढूंढूं, हाँ, ये भी लेके चले। तो लगभग कम से कम जो 1 महीने का टाइम है ना, 1 महीने भी नहीं, मतलब हाँ 1 महीने मान के चलते हैं कि हम लोग बहुत सारे पोर्शन कवर करें, तो पेपर 4 को बहुत अच्छे से कवर कर ले पूरा, साइंस एंड टेक के साथ, मैथ्स भी इंक्लूड करके। पेपर 7 को भी पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है तो पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लेके चले, है ना। पार्ट 3 में शायद मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है, तो पेपर 7 लेके पूरे चले। और है फिर पेपर 6 सोशियोलॉजी और दर्शन का सिलेबस, कि दर्शन को कैसे लिखा जाए और सोशियोलॉजी को कैसे किया जाए, ये हो गया। और पेपर 5 में इकोनॉमी का पोर्शन है, उसमें उसको भी लेके चल सकते हैं। और क्योंकि हाँ इस टाइम पे क्या, मार्च में एक नया बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा मार्च में, जो आपके मेंस के लिए चेंज हो जाएगा हाँ, सारी चीजें। हाँ, तो उसको सबसे पहले नोट कर ले, जैसे ही आया ना, 1-2 दिन में निकाल के उसको अपने हिसाब से सेटल कर ले, क्योंकि उसको डेटा को पढ़ते रहना है। उन डेटा से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और फैक्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें चेंजेस लिखना एग्जैक्ट सही है। अगर मैं सही डेटा ही लिखूंगा तभी मेरे को नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो उन चीज़ों को पहले ही नोट कर ले। अब क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि कोई बताएगा, कोई एक चैप्टर वाइज हम लोग को यूट्यूब पे डेट देगा, तब मैं पढ़ूंगा। हाँ, नहीं, वो माइंड से लेके नहीं, इकोनॉमिक सर्वे का बुक उठाए और खुद से बनाए। ओके, हाँ, क्योंकि जल्दी बनाना है इसलिए। अब 1 महीने में ये कर लिया जी। अब इसके बाद ना लोगों की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। अब मैंने क्या किया था, मैंने जैसे कि हो गया था, मैं 4 साल से भी पढ़ रहा था, तो मैंने ये जैसे मार्च में रिजल्ट आया 22 मार्च को, उसके बाद मैंने 23 मार्च से डिसाइड कर लिया था। पहले तो मैंने एक दिन वेस्ट किया था एक्चुअल में, मैंने बिलासपुर में आके पहले अपने लिए देखा था कि रूम वगैरह है कि अवेलेबल ऐसे करके, तो मेरे को पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर से प्रिपरेशन करेंगे। मतलब वो जहाँ पे खिड़की वाला रूम नहीं था हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक कंफर्ट जोन चाहिए, क्योंकि मैं लाइब्रेरी पर्सन हूँ नहीं,
हाँ मेरे को लाइब्रेरी को स्मॉल टेक वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता है, जी। तो इसलिए यहाँ भी रहता तो भी मैं घर साइड या रूम से प्रिपरेशन करता। हाँ तो फिर मैंने वहाँ ही किया कि घर से प्रिपरेशन करते हैं, एकदम। और मैंने जो टेस्ट सीरीज भी ली थी वो ऑनलाइन ली थी ओके कि क्योंकि मेरे को तखतपुर से बिलासपुर आने में मेरा 1 घंटा या 2 घंटा वेस्ट जाता आने जाने में बेसिकली, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 घंटा तो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अगर मैं घर से करूँ। बस ये चीज़ था कि अगर मैं मेंस का सिलेबस मतलब टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ ना, तो उसको मैं शिद्दत से दूँ कि अगर 3 घंटे का टाइम है टेस्ट सीरीज देने का, प्लस ऑनलाइन में हम लोग को आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है कि फोटो खींच कर वो सबमिट करना है। बिल्कुल। तो उस टाइम ड्यूरेशन में जो 3 घंटे का है उसमें पेपर को कंप्लीट किया जाए जी। और पेपर सारे दिए जाए, और कि कोई भी पेपर छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने इस बार ऑनलाइन जैसे दिया था ना, तो मेरा कोई भी पेपर नहीं छूटा था, मैंने सब दिया था, सारे टेस्ट सीरीज थे। इवन तो जो मेगा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हुआ था ना, जिसमें फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में भी होता था 4 दिन का मॉक टेस्ट कह सकते हैं, सेम पेपर हाँ, के जैसा। हाँ जी। तो वो मैंने भी दिया था, मतलब सीधा से कि मैं घर में पास का स्टूडियो में जाता था, उसको लेके आता था, 3 घंटे में कंप्लीट करता था, फिर उसको मैं सबमिट करता था। ओके इस तरीके से जी। वो जरूरी। तो अब मेरा जैसे सिलेबस था, तो मेरा ये था कि 2 वीक्स के अंदर हाँ लगभग पूरे 7 पेपर का सिलेबस पूरा रिवाइज करके जाना है, करना है। राइट। और मैंने अपने आप को हर सेकेंड संडे हाँ का जो सेकेंड हाफ है लंच के बाद वाला 2 से 5 2 से 5 नहीं, लंच के बाद से पूरा ओके नाइट तक मतलब सोने तक जी। मैंने उसमें अपने को छूट दे के रखी थी। वो मेरा एंजॉयमेंट का टाइम था कि मैंने जो 2 हफ्ते जो मेहनत करी है ना, इसका मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, रिलैक्स रहूंगा ऐसे करके। अब रिलैक्स में भी ऐसा नहीं कि बैठ गया आराम से सो गए, ये नहीं। इसमें मैंने ये किया कि करंट अफेयर जो चल रहा है उसके नोट्स बना लो, क्योंकि उसको मेरे को ऐड ऑन करना है जी। दूसरा है कि ऐसे के कंटेंट ढूंढना है, वो इस टाइम पे बना लो, ठीक है। अब ऐसे को 6 पन्ने के पेज के हिसाब से लिखना है। हाँ। अब मैंने मटेरियल निकाल लिया, कोई भी एक टॉपिक, जैसे कि एक राष्ट्रीय चुनाव था जो आया भी था, उसका 8-10 कंटेंट मतलब 10 पेज का कंटेंट निकल गया, उसको समराइज करके जो काम का पोर्शन है वो रखना है, बकवास बातें हटानी है, उसके हिसाब से उसको 6 पेज पे लिखना है। तो घर पे हम लोग एक बार जो सबको आइडिया हो जाता है कि 2 ऐसे लिखना है इंडियन पोर्शन से, 12-13 पेज होगा, 6 पेज डिवाइड करना है, तो कितना लिखा जाए ऐसे करके। प्लस उसमें ड्राइंग ऐड करना है कि नहीं करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब एक राष्ट्र एक चुनाव में है कि ड्राइंग का पोर्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि जैसे सदस्यों के नाम है, तो सदस्यों के नाम पे बॉक्स बना के जो कमेटी बनी, हाँ हाँ 8 मेंबर थे, हाँ अब उनके नाम लिखने हैं मेरे को, या तो मैं उसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक मैं बॉक्स बना लूँ, यहाँ पे लिख दूँ कि कमेटी मेंबर्स के नाम, एरो बना के 8 नाम आराम से लिख दूँ, तो वो एक चीज अच्छी होंगी, हाँ वो अच्छी दिखेगी। प्लस क्या है, थोड़ा सा ड्राइग्राम होता है ना, तो पेज भरने कंप्लीट भी होता है, क्योंकि एक भरा भरा पेज भी रहता है ना, तो अच्छा दिखता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से उन सब चीज़ों को लेके वो मैंने ऐसे वैसे वहाँ पे तैयार करा। और जो इस टाइम पे था, तो इकोनॉमिक सर्वे के भी मैंने नोट्स बनाए थे, तो इकोनॉमिक सर्वे के याद करना डेटा, तो ये जो मैंने जो फ्री टाइम अपने आपको रिलैक्स दिया था वो, प्लस अपने जो 2 हफ्ते पढ़े हैं नोट्स इधर उधर हो गया, नेक्स्ट अगले दिन फिर से स्टार्ट करना है, तो नोट्स को फिर से रीअरेंज करो, बिल्कुल कि पेपर इधर उधर नहीं होना चाहिए और ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए करके वो लेके चलो। प्लस बायो के डायग्राम्स, क्योंकि बायो में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनका डायग्राम मेरे को बनाना है। अब मेरे को मेरी ड्राइंग बिल्कुल बेकार है, ठीक है। अब मेरे को टाइम रिलैक्स भी करना है, लैपटॉप पे गाना लगा दिया और यहाँ पे मैं श्वसन तंत्र का डायग्राम बना रहा हूँ, तो मेरा माइंड भी रिलैक्स हो रहा है, काम भी हो रहा है, तो इस तरीके से हुआ। मतलब पढ़ाई के बीच में आप टाइम निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस में आपको लाना पड़ेगा। ये 2 महीने में 2 हफ्ते में साथ के साथ पेपर कंप्लीट करना है, ये जादू कैसे होता है? ये जादू नहीं है एक्चुअल में, हाँ मतलब मेहनत ही करनी है। हाँ। कि मतलब मैं तो 3-4 साल से पढ़ रहा था। हाँ। तो वो अब मेरी चीज़ें मेरी कॉल में थी। अब फिर मैंने अब दिन का टाइम शेड्यूल भी डिवाइड करके रखा था कि अब अगर सीधे से बताएं तो 8 बजे के हिसाब से मैं टेबल पे आ जाता था अपने जी, 8 से 10। तो उस टाइम पे मैंने रखा था दर्शन का सिलेबस, क्योंकि दर्शन मुझे को बहुत डिफिकल्ट लगता था और मेरे को अभी भी लगता है। तो माइंड फ्रेश रहता था ना, तो दर्शन पढ़ लिए। उसके साथ साथ हाँ सोशियोलॉजी का मतलब 50 नंबर का है, और तो उसको आप 45 मिनट्स या 30 मिनट्स देंगे ना, तो वो कवर अप हो जाता था। तो दर्शन और सोशियोलॉजी इस टाइम पे था। उसके बाद ये रहा पेपर 3 का। तो पेपर 3 थोड़ा सा बड़ा है जी, 11 से 2 के बीच में ऑलमोस्ट 1-1 घंटा
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के उस जो सेकेंड पोर्शन है ना उसमें पबेड भी आ गया जी। तो 3 घंटे है तो 1-1 घंटा ये लगभग कंप्लीट हो जाता था। अब उसके बाद बच गया लंच के बाद वाला। लंच के बाद वही 2 बजे से किए तो 1.5 घंटे का ब्रेक जी। तो 3:30 पे बैठो तो 3:30 पे बैठो तो फिर पेपर 4 को उठा लो पूरा। ओके। ये साइंस का पूरा पोर्शन साइंस टेक के साथ ये लगभग कंप्लीट हो जाता था। अब फिर आता था पेपर 7 का टाइम। तो ये मतलब जो शाम का जो रिफ्रेशमेंट होता था ना लेके मतलब 7:30 से लेके 9 बजे तक के बीच में ये पेपर 7 कंप्लीट हो जाता था। अच्छा, तो दिन को आपने अलग अलग पेपर के हिसाब से डिवाइड कर। हाँ राइट। और ऐसा था कि जैसे कि अब हाँ पेपर 5 छूट रहा है बेसिकली जी। तो कुछ ऐसे कि ना 1 हफ्ते में से कंप्लीट हो जा रहा था। या ऐसा था कि हिस्ट्री का लगभग 1 हफ्ते अगर आप सीधे से पढ़ोगे ना तो कंप्लीट हो जाने का चांसेस रहता था। तो फिर उस टाइम पे भी आधा घंटा कट वट करके ना पेपर 5 को घुसा लिया जाता था, एडजस्ट कर लिया जाता था उसमें, तो वो कवर हो जाता था। पेपर 6 का भी था, लैंग्वेज का भी पोर्शन था, तो किसी ना किसी तरीके से वो मैनेज होते ही गया था। अगर आप एक सही पाथ बना लेते हैं और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करते हैं तो ये मेंटेन हो सकता है और वो इजी कैलकुलेशन है, बस हमको उसको फॉलो करना है। इट इज द प्रोसेस। अभी रिसेंट में अगर देखें तो अगले 1 हफ्ते में लगभग 10 दिन के में मेंस एग्जाम होने वाला है। जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इस 1 हफ्ते में कोई प्रोटोकॉल जैसी चीज, मतलब उनको करना क्या चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए इस 1 हफ्ते में? सबसे पहले तो ये है कि टेस्ट जैसे दिए होंगे हाँ, तो उनसे उनको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग चल रहा है जी। और किससे मेरे को मेहनत करने की ज़रूरी है। हाँ। तो उन पोर्शन को पहले कर ले। ठीक है। अब किसी को ये लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को सब तो आता ही है, जैसे मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, अरे तो मैं पढ़ा हूँ, मेरे को तो याद आ रहा है। हाँ। ये तो मेरे को याद ही आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। हाँ। तो उसके लिए ये मेरे साथ हुआ था एक्चुअल में, क्योंकि मेरे को अब लास्ट टेस्ट में ये लगने लगा था कि ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है करके। फिर मैंने क्या कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे जिसका मैंने हार्ड कॉपी निकाला हुआ था, मैंने उनसे देखा, मैंने क्वेश्चन पढ़े, उसको मैंने बोला कि इसका ऐसे लिखा जाएगा और मैंने मतलब वर्बली बोला कि इसका आंसर ये है करके, उसके हिसाब से चलता गया। फिर मेरे को लगा कि इसका आंसर में से नहीं बन रहा है, अरे अब तो याद नहीं है, अब बता पढ़ा ऐसे करके हो गया। तो फिर मैंने बुक से निकाला, उसको फिर याद कर लिया, ये चीज़ें हुई। फिर ये अब सबका अलग अलग है, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है जिनको लग रहा है कि सब कुछ आ रहा है तो क्वेश्चंस को देख ले, अपनी तैयारी को रेक्टिफाई करना। हाँ, एक बार फिर से जी। प्लस अभी हेल्थ इशू भी आएगा थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब क्या है मौसम चेंज हो रहा है, एक दिन गर्मी है, बरसात होगी तो मौसम चेंज हो गया, बारिश में बिक गया तो जुकाम हो गया। हाँ। तो इन सब चीज़ों से एक्चुअली में बच के रहना है, क्योंकि इसके चक्कर में ना पूरा लगभग 1 या 2 दिन वेस्ट चले जाएगा कि अगर बीमार पड़ गए तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है। ठीक है। प्लस ये है कि अब वो एग्जाम के 4 दिन, क्योंकि रातों को नींद नहीं आती उसमें, तो इशू होता है। हाँ, वो रहता ही रहता है एग्जाम के, मतलब एक दिन पहले तक, और जब तक 7 पेपर देंगे उसके एक रात पहले तक, फिर पेपर 7 देने के बाद रिलैक्स हो जाएगा आदमी। लेकिन इसमें लेके चलना है आराम से कि अब मैं कौन से पेपर को, जैसे कि मेरा पेपर 1 पहले होगा, पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम से एक दिन पहले अगर किसी का है तो सिर्फ उन्हीं पेपर को पढ़े कि अब तो तैयारी तो कर चुके हैं, अब तो और कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाएंगे, अब जितनी तैयारी है वही है। क्योंकि डाउट ये जाता है कि मेरी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है करके, इतने दिन पढ़ने के बाद भी सबसे बेसिक डाउट ये तो जो स्टूडेंट स्टार्ट करता है उसको भी आता है। हाँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये एक अच्छा पॉइंट मिला। जो स्टूडेंट ना 2 महीने पढ़ लेते हैं शुरुआत में, ये बेसिक हमको स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिलता है। शुरुआत में स्टूडेंट ने अच्छी पढ़ाई की 2 महीने 2.5 महीने, एंड ही इज फीलिंग या शी इज फीलिंग कि मेरे कुछ तैयारी नहीं हुआ है। ये मेंस देने वालों के साथ भी होता है। हाँ, ये सबके साथ होता है मेंस के पहले। हाँ, जैसे मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे ना, तो मुझे भी लगा था कि अब तो तैयारी नहीं हुई है, आधी तैयारी है। 4 साल तैयारी करने के बाद भी आपको फील था? हाँ, 4 साल तैयारी करने के बाद भी लगता है कि तैयारी तो कंप्लीट नहीं हुई है करके जी। एक डाउट तो आ ही जाता है। हाँ। नहीं लगेगा ना तब भी आ ही जाता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसे करके। हाँ। लेकिन वही है कि 100% तैयारी तो हो नहीं सकती है जी। बस यही है कि क्वेश्चन को देखना है और उसके आंसर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट मैच में है, कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो पहला बॉल खेला, बाउंसर निकल गया, लेकिन उसको वो छोड़ना है, चला गया, नेक्स्ट बॉल आ रही उसको देखना है। सिमिलरली हमारे में भी है कि पहला क्वेश्चन देखे, 2 नंबर की अगर मैंने पहला क्वेश्चन देखा, अरे ये तो नहीं आता है भाई, नहीं आ रहा ठीक है, बाकी के और क्वेश्चंस हैं उनको देखना है। अब मैं जैसे हुआ है
कि पेपर 4 था। हाँ। पेपर 4 का बायो का क्वेश्चन था गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन। जी। मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा था क्वेश्चन, तैयारी टाइम में भी नहीं पढ़ा। माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया, ये ऐसे कुछ नाम से था। मैंने पढ़ा ही था, मैंने उसको जी। 4 नंबर का छोड़ा। हाँ नहीं आता है भाई, जी, नहीं लिख सकता कुछ। ठीक अब है। मैं उसमें दिमाग में लगा के बैठ भी नहीं सकता था कि ये नहीं आता भाई, जो आता है वो तो बनाया जाए। हाँ, तो मैंने उधर ध्यान दिया जो आता था जी। ऐसा। हाँ, तो वही है कि एक एक क्वेश्चन को टैकल करना है। जी। एक चीज अब है कि एग्जाम हॉल का जो सेंटर में गए तो है कि किस टाइम पे जाया जाए, क्या किया जाए। तो मेरा पहले मैं अपना बताता हूँ। मैं बिल्कुल। ऐसा था कि मैंने तखतपुर से ट्रैवल किया। हाँ मैं तखतपुर से 1 घंटा ट्रैवल करके आता था। मेरा सेंटर ये था जीपी वर्मा कॉलेज। जी। तो मैं मतलब मेरे पापा ने कार अरेंज करवाई थी, मेरे पापा भैया ने, और ड्राइवर दिया हुआ था। तो वो मेरे को सुबह 7 बजे लेके आता था, 8 बजे तक मेरे को सेंटर में छोड़ देता था। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि सीधा 5 बजे आना, 5 बजे दिखना से करके उस टाइम में दिखता था मैं। तो ये है कि तैयारी के साथ ना पूरा परिवार का भी मेहनत है। मतलब मेरे उठने से पहले मेरी मम्मी उठ जाती थी और लंच वगैरह पूरा जो भी रहता था टिफिन वगैरह पैक करके देती थी। पापा रेडी होके ड्राइवर को लेके आते थे प्रॉपर घर से। अच्छा। कि तेरे को लेट नहीं होना है, वो लेके आते थे। और फिर मैं गाड़ी में बैठ के आता था, तो मैं बैठे बैठे रिवाइज कर लिए। जी। प्लस गया था कि जो जर्नी होती थी, तो जर्नी भी ये थी कि अर्ली मॉर्निंग हो रही है ना, तो एक रिफ्रेश कर दी थी। हाँ, वो रिफ्रेशिंग होती है बेसिकली। कार का कांच खोल लो, हाँ, हवा रहे। हाँ, तो रिफ्रेश करता है। ठीक है। कि पूरा जो पढ़ा वढ़ा है माइंड रिलैक्स हो जाता था। एक दूर से मतलब दूर तक देखो ऐसे क्षितिज को, तो माइंड अच्छे से रिलैक्स करता था मेरा। जी। तो मेरे को बेनिफिट किया। हाँ। फिर 8 बजे सेंटर में पहुंच गया, फिर अपनी चालू की, थोड़ा बहुत आधा घंटा और पढ़ लिया। फिर एंट्री की तो मतलब कुछ रेडी वेडी होके पानी वानी पी के अच्छे से वॉशरूम करके रेडी होके एग्जाम हॉल में बैठो कि यहाँ पे 3 घंटे बैठना है, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अब बस मेरे को ये एग्जाम लिखना है, 3 घंटे आराम से उसको लिखो। और जैसे ही पहला पेपर कंप्लीट हुआ उसको डालो अपने बैग के अंदर। ना उसको देखना है, ना सोचना है, ना किसी से डिस्कस करना है, ना ही पूछना है इसका आंसर क्या है। वो हो गया, मतलब हो गया कंप्लीट। अब पेपर 2 है, पेपर 2 की तैयारी करो। तो पेपर 1 कंप्लीट होता है। नाउ फ्रॉम पेपर 2 की क्या तैयारी होनी चाहिए? पेपर 2 में वही है कि अगर इसी का पोर्शन है तो आप वो 6 पेज लिखे जा नहीं सकते हैं जी। तो छोटा सा सिनॉप्सिस टाइप का, जहाँ पे हेडिंग्स डाल लिए प्लस उसमें जो डेटा है वो चीज़ें उनको रख लिए और उनको एक बार पढ़ लिए। ठीक। और कुछ कोट्स वगैरह, क्योंकि ऐसे में कोट्स लिखने से थोड़ा सा एज मिल जाता है, तो कोट्स वगैरह को पढ़ लिए। फिर वो पेपर 2 डालने के लिए बैठे। तो इसमें वही सेम पोर्शन है कि पेपर में बैठने से पहले सब रेडी रहे, रिलैक्स होके बैठे। और जैसे ड्रेस भी पहनना है ना, तो नॉर्मल ड्रेस, जैसे मैंने तो लोअर टी शर्ट में दिया हुआ था ताकि उसमें मेरे को रिलैक्स लगता था इसलिए। तो जिसमें रिलैक्स होते हैं, जिसमें कंफर्टेबल लगता है उसमें जाए, आराम से पेपर दें। और पेपर 2 जैसे दे के निकले, घर आए, 1 घंटा रिलैक्स कर लें। फिर पेपर 4 का पहले देख लें क्योंकि वो सेकंड हाफ में होगा। तो 1 से 1.5 घंटा पेपर 4 का कुछ चीज़ें देख लिए जी। फिर उसके बाद फिर पेपर 3, और फिर पेपर के अंत से पेपर 3 देखना है, पेपर 4 का नहीं सोचना है। फिर पेपर 3 दे के निकले, फिर पेपर 4 के कुछ मैथ्स देख लिया, बायो देख के गैप में पेपर 4। हाँ, वही है, पेपर के बीच के गैप में ना ये नहीं सोचना है कि पेपर पहले वाले पेपर में क्या हुआ है। हाँ, ये माइंड, क्योंकि एक बार ना माइंड जाता है, प्लस अगर मेरे नहीं जा रहा है ना तो कोई ना कोई मेरे बाजू में आके बैठ के बात करेगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा आ गया था, ये ऐसा आ गया था, इसका आंसर मैं नहीं बन पाया। तो उनकी चीज़ों का अवॉइड करना है। अब एकांत जगह तो मिलेगा नहीं, लेकिन वही कि अपने माइंड को उनके ना जाके अपने में रहो और अपने में देखो, तो उस चीज़ से बेनिफिट मिल जाता है। करेक्ट। तो ये हो गया, वो 4 दिन हमको ऐसे करके मैनेज करना चाहिए। हर पहले पेपर की तैयारी आपको करके जानी है, बीच वाले पेपर का सिनॉप्सिस रेडी रखना है और उसको तैयार करना है। अगर आपने कंप्लीट 4 दिन में 7 पेपर दे दिया, जो हम फर्स्ट पेपर के 1 हफ्ते पहले से प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, और सारा चीज सही जाता है, हमको पेपर के जस्ट बाद 7 पेपर के जस्ट बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा सा पहले रुकना चाहिए। हाँ, मैं तो रुका हुआ था। मैंने एग्जाम जैसे कंप्लीट हुआ था, अब रिलैक्स करना है जी। जो भी है उसको थोड़ा सा पैक करके रखना है। कम से कम 1 महीने की छुट्टी चाहिए अब जी। इंटरव्यू हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं वो बाद में सोचना है। पहले तो 1 महीने अपने पूरा रिलैक्स करना है। मैं जैसे ही पेपर दे के आया हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने बोला कि अब मेरा प्लेलिस्ट चलेगा,
हटा से करके, गाड़ी आराम से चलानी है, घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से गाने सुनते सुनते घर पहुंचेंगे। पहला वो रहा। लंच करने के बाद मैंने 7 घंटे कंटिन्यू एनीमे देखा, जो मेरी सीरीज छूट गई थी, जो मैं ऐसे एग्जाम के बीच में भी देख रहा था, चारों पेपर के बीच में, लेकिन वही है कि यार मजा नहीं आया, हेडेक था, तो मैंने उसी सीरीज को फिर से रीवॉच किया। 7 घंटे मैंने कंटिन्यू देखा उसको, कि वो मेरे को देखना है ऐसे करके। फिर 1 महीने तक बहुत कुछ चला, इधर एनीमे देखा, एक मूवी देखी, आराम से रिलैक्स किया। मेरी दीदी का बेबी आया, मैंने उसके साथ टाइम पास करा। अब 1 महीने के बाद, हाँ ये एक्चुअली क्या हुआ ना, ये टाइम होता है अपने आप को हॉबी में देने का। मेंस क्वालिफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर इसमें अपने हम हॉबी डिसाइड कर लेते हैं ना, क्योंकि आप जब इंटरव्यू का आ गया, मेंस क्वालिफाइड हो गया, अब आप इंटरव्यू का फॉर्म डाल रहे हैं, तो उसमें लास्ट में वही आता है कि आपकी अभिरुचि वाला। अब उसमें मैंने बहुत लोगों को देखा कि लोगों को डाउट होता है कि उसमें क्या डाला जाए, कि मेरी रुचि तो है नहीं किसी चीज में, अब वो रातों रात डेवलप हो नहीं सकती है, बिल्कुल वो लंबा प्रोसेस है। तो ये टाइम होता है अपनी ना हॉबीज को टाइम देने का, कि इसमें थोड़ा सा टाइम देख लिए। लाइक जैसे कि अब कोई है, मान लो कि उसकी हॉबी है मूवीज देखना, OTT मूवीज देखना, ठीक। अब मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था वो, तो इस टाइम पे जो उसकी OTT आई वो तो छूट गई है, तो उसको रिवॉच कर ले, कि अगर मेरा मेंस क्लियर हो गया, मैं इंटरव्यू में बैठा, पैनल के सामने बैठा, और मैंने हॉबी डाल दी OTT मूवीज वॉचिंग करना। अब वो पूछ लिया भाई पंचायत में इस बार क्या हुआ था, ठीक है, किसी कुछ भी पूछ सकते हो, थोड़ी है, तो आप बताने के लिए रेडी रहे कि इस बार में ये हुआ है करके, नेक्स्ट सीजन में आएगा तो ये चीजें हो सकती है, उन चीजों से रेडी रहे। तो एक हॉबी को टाइम देने का समय है। और अपने डेफ में ही रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, करंट अफेयर को पढ़ते ही रहना है जी, तो वो तो इंटरव्यू में भी काम आएगा, प्लस अगले का प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। तो ये चीजें हैं कि आप, ऐसे नहीं है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरे को करनी है, स्पेशल तौर पे इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत टाइम से चल रही है, वो आपको पता नहीं, लेकिन वो चल ही रही है। अब मेरे केस में जैसे ये हुआ, अब मैंने इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा मैं, अब उसमें मैंने डेफ भरा। अब डेफ में क्या भरा, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली, तो मैंने GGU से डाला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डाला हुआ था, वो चीज़ अफेक्ट करती है। मतलब मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन कब से करी, 2015, अभी उससे भी पहले, जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट करी थी, वहां से मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। ठीक, अब कोई DPS से स्कूलिंग कर रहा है, स्कूलिंग के दौरान जैसे कि कंपटीशन वगैरह हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, कोई क्विज कंपटीशन में जा रहा है, वो चीज़ आप अपने इंटरव्यू में डाल सकते हैं, जो उसको 2 पेज का जो है उसमें आप डाल सकते हैं। तो मतलब आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुई, जब से आपने स्कूलिंग स्टार्ट करी, वहाँ से स्टार्ट हो गई है जी। और ये चीज़ें आपको एज डालती हैं। अब आप जैसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़, हमने IIT से BTech किया हुआ है, तो वो आपको एक बेनिफिट देता है। अब आपको बस क्या करना है, इंटरव्यू के सामने बैठना है, अगर वो उनसे क्वेश्चन करते हैं, अगर आपसे वो IIT के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है जी, आप उसके आंसर कर लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आपने पढ़ाई भी अच्छे से करी है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ये आपको क्लियर करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं IIT का जैसे कि है, IIT की सीट्स लिमिटेड है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपने एक IIT में सीट्स रिजर्व करी अपने लिए, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। हाँ, मैंने जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना MA हिस्ट्री करा हुआ था, वो मुझे एज करा, मेरे से इंटरव्यू में पूछा हुआ था हिस्ट्री से क्वेश्चन, मैंने उसके आंसर कहे, तो मुझे बेनिफिट किया। ये चीज़ें हैं। मैंने अपनी हॉबीज़ डाली, मुझे हॉबीज़ के बारे में सोचना नहीं था, मेरे पास 4 हॉबीज़ हो गई थी। अच्छा, हाँ, मेरे को 4 में से 2 ही लिखना था, क्योंकि मैं ऐसा था कि हॉबी वो लिखा जाए जहाँ से क्वेश्चन आए तो मैं आंसर कर सकूँ, मेरे को दूसरा थॉट ही नहीं लगे सोचने के लिए। तो पहले ही मैंने अपनी हॉबी डाली थी कि बेसिकली एनिमे देखने का तो है ही, तो उसको मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया। एनिमे नहीं लिखा मैंने, उसमें इंटरव्यू सोचते कि है क्या करके, तो मैंने उसको लिखा एनिमेटेड मूवीज एंड शोज देखना। एग्जैक्टली यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक एनिमे का मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो इफ वी कैन एलाबोरेट दैट थिंग। एनिमे बेसिकली क्या है कि जो जापान है, और जापान का जो रीजन है साउथ कोरिया वाले एरिया में जी, तो उसका जो एक एनिमेशन का स्टाइल है, आर्ट ऑफ फॉर्म है, उसको उन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है एनिमे। हाँ, बेसिकली वो एनिमेशन ही है। अब लेकिन आप US के एनिमेशन देखेंगे और जापानीज एनिमेशन देखेंगे, बहुत डिफरेंस है दोनों में। उनकी थोड़ी सी कंप्यूटर ग्राफिक ज़्यादा हो जाती है। एनिमे जो जापान में होता है उसमें बाय हैंड पेपर पे A4 साइज पे वो ड्राइंग्स बनाई जाती है, और ड्राइंग्स का कलेक्शंस होते हैं। अगर कोई एक सीन अगर स्वॉर्ड निकल रहा है तो उस यहाँ से लेके यहाँ तक वो एनिमेशन वो एकदम क्लियर दिखे, डायग्राम्स बनेंगे उतने सारे, वो है। प्लस उसकी एक हिस्ट्री रही है।
जब मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान मेरे को था कि रिसर्च भी करना है थोड़ा बहुत, ताकि उसको भी अगर इधर से भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हिस्ट्री बैकग्राउंड है। अब वो मुझसे पूछते हैं कि एनिमे की हिस्ट्री क्या है। एग्जैक्टली, जब कोई हॉबी क्रिएट करता है और उसको इंटरव्यू में लिख रहा है तो उसको एटलीस्ट इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी अभी आपको है। हाँ जी हाँ, तो इसलिए फिर मैंने उसकी हिस्ट्री देखी। जी। तो मुझे मोटा मोटी जो मिला था वो 20th सेंचुरी के आसपास मिला था, कि वहाँ से किसी ने एक छोटा सा एक एड टाइप का 1-2 मिनट का लिखा हुआ था। फिर वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। फिर जो एक टर्निंग पॉइंट होता है, किसी भी चीज़ का एक टर्निंग पॉइंट होता है जी। तो एनिमे का जो टर्निंग पॉइंट बोला जाता है उसको ड्रैगन बॉल की सीरीज से बोला जाता है। ओके। जो अकीरा टोरियामा ने लिखी है, वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ 1984-86 के आसपास जी। उसको उन्होंने लिखा। उन्होंने फिर न्यू जेन एनिमे को इंस्पायर किया। जो ये 3 एनिमे हैं, वन पीस, ब्लीच और नारुतो, इनके जो क्रिएटर हैं वो अकीरा टोरियामा से इंस्पायर्ड हुए हैं। उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी सीरीज लिखी है। और आज जो वन पीस है उसकी 1133 इतनी एपिसोड्स एयर हो चुकी है, 1133। हाँ। अब मांगा में वो चल रहा है 1148 मांगा बुक पब्लिश्ड है। दुनिया की जो टॉप 10 राइटर्स जिनकी बुक सोल्ड आउट हुई है उसमें उनका नाम है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है। अगर उसमें एक छोटा सा भी लीक निकलता है तो कई यूट्यूब चैनल भी उसी की बेस पे ही चल रहे हैं। मतलब वो इंडस्ट्री है कि वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही है। सिर्फ एक वन पीस के हिसाब से कुछ लोगों की मतलब लाइफ चल रहा है, हर टाइप से भी है। तो एक वो चीज़ है। तो ये हॉबी के लिए आपने प्रिपेयर किया था और आपको इसकी जानकारी थी और वहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया था। क्या इससे रिलेटेड कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था? बिल्कुल। अच्छा। जैसे कि फर्स्ट जो इंटरव्यू पैनल में थे 4 मेंबर्स थे। तो फर्स्ट वाले जो सर थे उनका क्वेश्चन तो हिस्ट्री बैकग्राउंड से था, क्योंकि डीओ सेमी हिस्ट्री था। तो उनका पहला क्वेश्चन जो जैसे देखा ना कि डैफ का जो वजन होना चाहिए ऐसे, तो वो था। तो उन्होंने हिस्ट्री से क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो पहले वो चला। फिर जो मेरे सेकंड इंटरव्यूअर थे वो मैं हॉबी पे गया डायरेक्टली। हाँ, उन्होंने हॉबीज पलटी। तो उनका जैसे कि हॉबी पे पहला क्वेश्चन था कि सिर्फ आप हॉबी मतलब एनिमेटेड मूवीज ही देखते हैं क्या, ऐसे करके। तो मैंने बोला नहीं सर, चेंजेस के लिए और भी देखते हैं। प्लस ये था कि ऑस्कर मूवी मिली हुई थी उस समय, द बॉय एंड द हेरोन को। वो कौन है, मतलब किसको मिला पहले तो, फिर उसके क्रिएटर कौन है। हाँ, ये सेम चीज़ों से हुआ था। और फिर उन्होंने कुछ और मतलब बोला कि जो मूवीज आप देखते हैं एनिमेटेड के अलावा जो एक्स्ट्रा देखते हैं वो कौन सी है। तो फिर मैंने भी बताया कि साइंटिफिक वगैरह जो भी रहती है उसके हिसाब से भी देखते हैं ऐसे करके। तो फिर उसमें भी वो अंदर गए थे, 1-2 मूवी का नाम लिए थे और उसमें पूछा हुआ था कि ये कौन सी मूवी है ऐसे करके। उसमें गए। फिर जो मेरी थर्ड इंटरव्यू थी वो भी मेरे हॉबी पे क्वेश्चन किए थे। मैंने सेकंड हॉबी कुकिंग डाली हुई थी। तो वो उससे मैंने मतलब मास्टर शेफ से क्वेश्चन आया था। अच्छा। मिशेलिन स्टार शेफ कौन होता है, 5 डिशेस के नाम वगैरह या कुछ ऐसे, उन पे हुआ था। और मेरी जो फोर्थ इंटरव्यू थी वो फिर से मेरे ग्रेजुएशन पे गई थी कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे आंसर करें। तो उन सब चीज़ों के हिसाब से इंटरव्यू हुआ था। आपका इंटरव्यू का डेट कौन सा था? 28 नवंबर, आखिरी दिन लगभग। हाँ। ओके। तो पहले दिन वाले जो इंटरव्यू देते हैं उनका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। बस आप रेगुलर आपके डेज होते जा रहे हैं, इंटरव्यू देके निकलते जा रहे हैं, क्वेश्चंस टेलीग्राम में आ रहे हैं, कहीं पे ग्रुप है वहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब माइंड पे अफेक्ट करता है? नहीं, एक्चुअली हेल्प करता है। इसने मेरी हेल्प करी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इंटरव्यू करने से मेंस का रिजल्ट आया। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है तो मेरा तो मतलब छूट गया था बेसिकली, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब इंटरव्यू के लिए फिर से पढ़ने बैठना है करके। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना डैफ ही देखा हुआ था। डैफ के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए थे, मॉक्स दिए हुए थे। जितने ज़्यादा मॉक्स हुए थे ना उतना ज़्यादा मैंने देने की कोशिश करी थी। क्योंकि ऐसा है कि मैं अपने घर में अकेले प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसे आइडिया नहीं था कि दूसरों के सामने जाके किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से रखना है। प्लस ये मेरा पहला इंटरव्यू भी था, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि जितने ज़्यादा हो सके मॉक मैं वो देने की कोशिश करूँ, ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ पे कमी रह गई है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं या होते हैं ऐसे करके। उन सब चीज़ों से मेरे को मॉक से हेल्प मिला। प्लस उसमें था ये था कि स्ट्रेट बैठना है, देन स्ट्रेट देखना भी है। उन सब चीज़ों जैसे मॉक में मेरे को होता था, हमेशा बोला जाता है कि आप स्ट्रेट नहीं देखते हैं, आंखों में नहीं देखते हैं। वो इशू हो रहा था मेरे साथ, तो वो चीज़ अफेक्ट करेंगी लास्ट टाइम पे। तो इस सब चीज़ों को वो मुझे मॉक से मिला। उसके बाद है कि अब डिस्कस भी करना था मेरे को, तो इसके लिए मेरे भैया के दोस्त हैं विकास सिंह राजपूत, जो वर्तमान में SI के पद पर चयनित हुए हैं और वो हमारे क्षेत्र से ही है। तो मैंने उनको अपने घर बुलाया था कि भैया आइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे करके, और आपने अभी इंटरव्यू दिया है
तो आपको कुछ क्वेश्चन भी रिफ्रेश होगा और कुछ चीज़ें रहेंगी तो आप मेरे को बताना ऐसे करके। जी। तो भैया मतलब 10-15 दिन रोज शाम को आते थे, हम 1 से 2 घंटा बैठते थे और डिस्कस करते थे कि ये चीज़ें आ गई, अगर ये क्वेश्चन में से पूछ लिया तो उसका आंसर कैसे किया जाएगा। प्लस ये हुआ कि जो पिछले साल के इंटरव्यूज हुए हैं उसमें जैसे कि बताया गया है इंटरव्यू में कि में से ये क्वेश्चन किया गया था, उसकी मेरे पास एक बुक थी। तो उसमें देखा था कि मेरे काम का चीज़ क्या क्या है इसमें से। उससे मैंने नोटिफाई करके उसको मार्क करके रखा हुआ था, ये है, फिर इसको भैया से डिस्कस कर लेंगे और फिर इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं इस तरीके से। अब ये हुआ कि जैसे मेरा इंटरव्यू आखिरी में था, तो इस साल क्या है, बोर्ड की राय चल रही है। तो जो इंटरव्यू दे के आ रहे थे, जिन्होंने क्वेश्चंस डाला था, उनके क्वेश्चन से एक अंदाजा हो गया था कि इस बोर्ड में यह टाइप का आ रहा है, इस बोर्ड में यह आ रहा है। जैसे कि इस टाइम के में था कि आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, ये क्वेश्चन आया था। ये पहले शायद कभी नहीं पूछा गया था कि इसी टाइम पे चालू हुआ था। तो फिर मैंने फिर अपनी बुक्स की लिस्ट एक बार निकाल ली। फिर मेरे पास था कि ऑनेस्ट रहना है कि आंसर क्या देना है करके। अगर मेरे से पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है करके, तो मेरे से पूछा भी गया। फिर मैंने आंसर भी दिया कि मैम हमने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, प्लस हम लोग को जो टीचर्स के द्वारा हम लोग को रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए बोला जाता था, क्योंकि नए रिसर्च भी हो रहे हैं, उनका भी बुक फॉर्म हुआ नहीं है, तो हम वो रिसर्च पेपर भी पढ़ते थे। अब रिसर्च पेपर में एक फ़ायदा ये होता है कि रिसर्च पेपर का नाम बड़ा लंबा होता है, तो उस अब वो चीज़ याद रहेगी नहीं, आप बस रिसर्च पेपर बोल दो एक चीज़। प्लस DU के प्रोफेसर्स हैं, मतलब नामी प्रोफेसर्स हैं। फिर मैंने बुक का जैसे नाम लिया तो उन प्रोफेसर्स के साथ लिया, लाइक पर्टिकुलर प्रोफेसर का ये रिसर्च, हाँ ये रिसर्च है, हाँ। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत चीज़ से बेनिफिट करी। सो निखिल सर, दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन, जहाँ पे अगर इस बात को कंक्लूड करें तो मेंस के बाद से आपका हॉबी पे वर्क होना स्टार्ट होना चाहिए। स्कूलिंग से आपने अभी तक जो पढ़ाई की है वो पूरा आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन था, मतलब आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो जेन्युइन होना चाहिए और आप अपने आप को जेन्युइन प्रेजेंट करें। प्लस मॉक इंटरव्यू हेल्प करते हैं, जैसे आपका मॉक इंटरव्यू विकास सर के थ्रू हुआ था, अलग अलग और जगहों पे मॉक इंटरव्यू हुआ था। हॉबी जेन्युइन होना चाहिए, ये कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स आते हैं। आपने बताया कि जब अगर इंटरव्यू फर्स्ट डे हो या लास्ट डे हो, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिस्टर्ब होगा, आप उसको पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं, दिस थिंग वर्क्स। जब इंटरव्यू रूम के आप बाहर हैं, उस समय पे क्या माइंडसेट होना चाहिए कि अब मेरे को इंटरव्यू देने जाना है? किसी के भी दिमाग में उस समय पे क्या चलता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो वही है कि बोर्ड कौन सा मिलेगा जी, और नहीं, उससे पहले एक्चुअली वही था कि घर से निकलते टाइम कि तखतपुर से लेकर रायपुर पहुंचना है वो जानने क्या, क्योंकि कुछ लोगों से पूछा गया था कि अब घर से आ रहे थे तो आपको रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखी, अगर कुछ दिखे। जैसे मैं तखतपुर से अगर वहाँ जाऊँ रायपुर, तो मेरे को मटकोदीप दिखता है रास्ते में, मेरे ऊपर वो चीज़ था। प्लस ये था कि रास्ते में मेरे को मेरे भैया थे किसी राजपूत, वो मुझे गाइड कर रहे थे कि ये चीज़ें आएंगी तो इनका क्वेश्चन ऐसे करना है करके। फिर अगर हमारे घर परिवार के बारे में पूछा जाएगा तो जैसे कि अब उनका जॉब है नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग है, तो वो विभाग क्या कार्य करता है, उनका जॉब क्या है, उनका कैसे है, तो अपने 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 कार्य के बारे में उन्होंने बताया। प्लस उस टाइम पे उन्होंने अपने इंटरव्यू के बारे में बताया था कि मेरे टाइम पे इंटरव्यू में ऐसा ऐसा हुआ था, मैं ऐसे रिलैक्स ऐसे करके गया हुआ था करके। तो वो मेरे दिमाग में था कि भैया ने ये किया हुआ तो भैया का है गाइडेंस वगैरह करके। ठीक, उसके बाद जब हम पहुँचे, जिसने डेफ का था, जिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, उस टाइम पे इनका था प्रशांत वर्मा का, वो मेरे कॉलेज फ्रेंड है, उनका भी सेकेंड हाफ में था। वो मुझसे मिले थे, मैं डेफ क्लियर निकला था और वो इंटरव्यू दे के निकले थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि कैसे कैसे गया, कौन सा बोर्ड मिला था। तो उससे फिर मेरे को क्वेश्चन गाइड हो गया, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है और अभी तक मेरे को ऐसे कोई मिला नहीं था जो कंप्यूटर साइंस का जिसे क्वेश्चन वगैरह आया हो, मतलब वो जो ग्रुप वगैरह था उसमें नहीं था। तो मैंने इससे पूछ लिया था कि कंप्यूटर साइंस से क्या क्या पूछा गया करके, तो वो भी मेरे को थोड़ा सा हेल्प किया। प्रशांत तो काफ़ी चिल आदमी है, हाँ, और रिलैक्स है, वो मज़ेदार इंसान है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। उस दिन का जो न्यूज़पेपर पढ़ा था वो मैंने पूरा कंप्यूटर अपडेट किया था और मैंने डेफ के कुछ क्वेश्चन वगैरह देखे थे। उसका फिर मैं सेकेंड हाफ में था मेरा, मैं घर से निकला, फिर सबसे पहले दिमाग में यही चलता है कि बोर्ड कौन सा मिलेगा। राइट। तो इस बार तो बढ़िया तरीके से हुआ था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, तो बाकी पहले क्या होता था उसका मुझे आइडिया नहीं था, बट इस टाइम पे जैसा हुआ था पूरा क्लियर कट था, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको पहले से पता नहीं होगा बोर्ड क्या है? नहीं, अगर
जानना चाहिए तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे वो डिसाइड हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे कि हम लोग एंटर किए, हाँ ऊपर गए, हाँ। वहाँ पे हम बैठे हुए थे। हमें कहा गया था कि आप अपना नाम एक चिट पे लिखें, और हमें उसमें बताया था कि इसको फोल्ड किस तरीके से करना है, प्रॉपर उसी लाइन पे उसको फोल्ड करना है, और कोई तरीका नहीं हो सकता था उस फोल्ड करने का। अगर आपने करा तो उस चीट को फाड़ दिया था, आप दूसरा लिखेंगे और आपको सेम उसी तरह एक प्रोसेस है, उसी में फोल्ड करेंगे। वो था। उसके बाद फिर उन्होंने एक चीट उठाई, मतलब नहीं सॉरी, एक बुलाया किसी कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को बुलाया। अब उनसे कहा कि आप एक उठाएं, उन्होंने चीट निकाला, एक का नाम आया, उन्होंने उस नाम को पढ़ा। अब उनको बुलाया गया उस कैंडिडेट को, उनसे ये कहा गया कि अब आप 4 लोगों का नाम निकालें। ठीक, अब वो 4 लोगों को फिर बुलाया गया। अब उन 4 जब पहुंचे, उनसे फिर कहा गया चिट से, आप चिट निकाले। आप उनको कहा गया था कि ABCD करके बना हुआ है, बोर्ड में बस नहीं लिखा हुआ था, ABCD करके डिसाइडेड था वो। और बोले कि आप कोई भी 5 चिट उठाए और किसी भी एक बॉक्स में डाल दें। उनको भी नहीं पता कौन से बॉक्स में डालना है, किसी को भी नहीं पता, और किसके नाम उठे वो भी नहीं पता है। उन्होंने निकाला और अपने ABCD में से किसी एक में डाल दिया। ऐसा करके उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, चारों कंप्लीट हुआ, फिर सब अपने जगह पे बैठ गए। फिर उन्होंने एक और फिर को बुलाया, सॉरी अपने में से निकाला, पलटो ऐसे करके, जो पहले बुलाया हुआ था, पलटो और फिर देखो नाम पढ़ो ऐसे करके। फिर बताया कि ये इनके नाम आया है करके, उस जब नाम पढ़ लिया गया उसके बाद बताया गया कि ये इस बोर्ड के मेंबर है करके। तब जाके हमें पता चला कि ये हमारे बोर्ड इनके अंडर में है। इस तरीके से हुआ, मतलब पूरा हाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल। अब वही है, मेरे जैसे की था तो अब 5 लोग हम लोग सिलेक्ट हुए थे एक बोर्ड में, मेरा सबसे आखिरी में ही था उसमें भी। अब यही है कि कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है तो कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ऐसा था कि इनके बातों को नहीं सुनना है, अंदर जो जाना है, इस बोर्ड का इतना पर्टिकुलर टाइम है, ज़्यादा ज़्यादा कितना 20 से 25 मिनट, वो बस 20 से 25 मिनट मेरे हैं। वो चकदे मूवी का डायलॉग है ना कि 70 मिनट हमारे पास, 20 से 25 मिनट वो हमारे हैं। उसको हमसे कोई नहीं ले सकता। हमको बैठना है, जो पूछेगा वो आंसर करना है, शिद्दत से आंसर देना है, सच बोलना है, झूठ का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो पकड़ लेंगे। झूठ बोला मतलब पकड़ लेंगे, इनके उतना एक्सपीरियंस उनके पास। बस सच बोलो, 25 मिनट तुम्हारा है, दिया। मैंने इंटरव्यू से मेरे को एक तरीके सेटिस्फेक्शन हो गया था कि इंटरव्यू तो ठीक गया है करके। अब मेंस का तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, तो इस तरीके से वो कंप्लीट हुआ। फिर तो लास्ट इंटरव्यू ऐसा कुछ आपका था। रिजल्ट के टाइम तक घर आ गए थे? नहीं, हाँ रिजल्ट तो हम लोग रायपुर से लेट हुआ था हमारे बारे में। हम लोग नेशनल हाईवे पे थे, खंडवा पहुंचे हुए थे। तो उस टाइम पे मेरे कजन ब्रदर हैं आशीष राजपूत, उनका फोन आया था मेरे बड़े भैया को। मैंने तो अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया हुआ था, क्योंकि सुबह से चल रहा था, आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट है, ऐसे ऐसे करके इन सब ध्यान कौन देना है, हमारा इंटरव्यू बचा अभी। तो मैंने अपना फ़ोन को बंद कर दिया हुआ था। तो उनका फ़ोन आया था, फिर उन्होंने हमको न्यूज़ दिया था। वो नेशनल हाईवे से ही पार्टी स्टार्ट हो गई? नहीं, हाँ तो वो हमने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया वहाँ पे। फिर फ़ोन कॉल्स आने चालू हुए, फिर घर पहुँचे कुछ 12-1 बजे थे। वहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स थे, तो वहाँ से फिर स्वागत किया, फिर बस वही हुआ। वाह, मतलब ऐसा था कि जो 4 साल का स्ट्रगल रहा है, स्ट्रगल अब मैं कह रहा हूँ, स्टिल जब मैं सर से बात कर रहा था तो मुझे वो स्ट्रगल समझ में भी नहीं आ रहा था, कितनी आसानी से वो 4 साल निकल गया। और वो 4 साल का स्ट्रगल एट लास्ट में ऐसा हुआ है कि खुशी में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल हो गई, एकदम बहुत ही बढ़िया हो गया। और ये स्टोरी अगर आपसे रिलेट नहीं भी हो रही है, सबसे पहली बात तो अगर आपसे रिलेट हो रही है तो आप बहुत लकी हैं कि आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। ऐसे कितने एस्पिरेंट्स हैं जो 2 साल 3 साल में हार मान जाते हैं। पहली बार प्रीलिम्स में निकाल करके मेंस लिखना, फिर 2 बार लगातार प्रीलिम्स ना निकलना, उसके बाद भी मेहनत करना, और तब जब आपके घर में आपके बड़े भाई पोस्टेड हैं, उस समय पे भी एक ऐसा होता है कि वो निकाल लिया, आप नहीं निकाल पा रहे हो। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग में होंगी, या ऐसे और कई प्रकार के प्रेशर आपके दिमाग में हो सकते हैं। ये पॉडकास्ट आई होप आप सभी लोगों को उन सब जितने भी आपके पास डाउट्स हैं उन सबसे क्लियर होने के लिए मदद किया होगा। थैंक यू सो मच सर। आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो जितने भी इंटरव्यू के होता है, जिनका पॉडकास्ट होता है, उन सारे टॉपर्स से एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपको लगती है जिनकी जर्नी यहाँ पर इस मंच पे आकर के स्टूडेंट्स को जो इंस्पायर करेगी, प्लीज़ ऐसे कोई टॉपर हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे टॉपर्स हैं जी, पर मैं सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के मेरे कलीग हैं अजय मार्कंडे सर जी, वो उनका मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उनकी जर्नी सुनिए, क्योंकि उन्होंने CGPSC मतलब बहुत बार क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनकी जर्नी आपको अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो अजय सर, आपसे विनम्र निवेदन है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, प्लीज़ अपना समय निकालिएगा ताकि जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको
आपके जर्नी से वो इंस्पिरेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए, और इस जर्नी में आपका जो भी भागीदारी रहा है, वो आपका जो स्टोरी रहा है स्टूडेंट्स की जर्नी में वो भागीदार बनेगा और वो सीखेंगे, और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इससे प्रेरणा लेकर के आगे क्लियर करेंगे। कोई एक आखिरी संदेश जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे सर? बस सपना देखा है तो उसके लिए प्रयास करते रहें और लगे रहें, एक ना एक दिन वो सपना सच होगा। थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग। थैंक यू।